मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरा प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। उस वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या है, इसका क्या यूज है एंड सो ऑन, और कुछ-कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस बच गए थे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा था, है ना? वीडियो लंबा हो रहा था, तो कुछ क्वेश्चंस बच गए थे, उनको हम लोग इस वीडियो में कवर अप करेंगे। देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ ट्रेजर हैज़ 6 गोल्ड कॉइन्स एंड 9 सिल्वर कॉइन्स, ठीक है? इफ 4 कॉइन्स आर रैंडमली सिलेक्टेड विदाउट रिप्लेसमेंट, प्लीज़ ये बात ध्यान रखना भाई, है ना? विदाउट रिप्लेसमेंट होना चाहिए, अगर विद रिप्लेसमेंट होगा तो फिर वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स वाली बात हो जाती है, वो हम लोग आगे देखेंगे कैसे काम करते हैं उसमें। है बहुत सिंपल, कॉमन सेंस की बातें हैं सारी, मैं आपको वो भी सिखाऊँगा लेकिन बाद में देखेंगे। रादर नेक्स्ट टॉपिक ही हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, वहाँ पे हम लोग सब सीखेंगे। अभी तक जो हम लोग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में क्वेश्चंस कर रहे हैं, वहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट की ही बातें कर रहे हैं, है ना? अगर आपको याद आ रहा हो, देखो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन भी जो कराया था, अब जो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था, लास्ट क्वेश्चन ये था ना, अ बैग कंटेन 5 रेड बॉल्स एंड 3 ग्रीन बॉल्स, 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, देख रहे हो? हर जगह विदाउट रिप्लेसमेंट होगी, ठीक है? तो अभी जो क्वेश्चंस कर रहे हैं उसमें हर जगह विदाउट रिप्लेसमेंट है, विद रिप्लेसमेंट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, दैट इज इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है? हाँ जी, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? विदाउट रिप्लेसमेंट द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट 2 सिलेक्टेड आर गोल्ड एंड द लास्ट 2 आर सिल्वर, ठीक है? पहले 2 गोल्ड हैं और लास्ट के 2 सिल्वर हैं, इसकी हमारे को प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो देखो भाई, हमारे को बेसिकली निकालना क्या है, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो फर्स्ट 2 सिलेक्टेड आर गोल्ड एंड, ये देखो आ गया ना, एंड लास्ट 2 सिलेक्टेड आर सिल्वर, तो मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, याद है ना, मैंने आपको बताया था एंड इज द कीवर्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, ठीक है? तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम बहुत आराम से लगेगी। आप जरा मुझे समझाओ यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे। देखो, हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी कि पहले वाला गोल्ड हो एंड सेकंड कॉइन जो हम पिक करें वो भी गोल्ड निकले, एंड थर्ड कॉइन जो मैं पिक करूं वो सिल्वर निकले, एंड फोर्थ कॉइन जो मैं पिक करूं वो भी सिल्वर निकले, है ना? तो फर्स्ट इज गोल्ड, है ना? तो हमने 4 कॉइन निकाले विदाउट रिप्लेसमेंट। पहला कॉइन जो मैं पिक करूं दैट शुड बी गोल्ड, एंड सेकंड शुड बी गोल्ड, एंड थर्ड शुड बी सिल्वर, एंड फोर्थ शुड बी सिल्वर। एंड आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। बस अगर आप ये सब लिखना जानते हैं ना, तो समझ लो फिर ये इन क्वेश्चंस में जान होती ही नहीं है, ये डेड इजी है आपके लिए, आप एक झटके में सॉल्व कर जाओगे। बोलो भाई फटाफट कैसे करोगे? तो बताओ कैसे करोगे, है ना? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हमारे को याद है, रादर ये 4 में आ गई तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जैसे हमने 3 में करी थी वैसे हम 4 में भी कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। तो हम देखो कॉमन सेंस से मैं लिखूंगा फॉर्मूला। हाँ जी, तो बताओ भाई, पहला गोल्ड चाहिए ना आपको, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड 1, अच्छा मल्टीप्लाइड बाय, अब आप बताओ मेरे को क्या बोलोगे? सेकंड गोल्ड चाहिए, गिवन द फर्स्ट वाज गोल्ड, हाँ जी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गोल्ड 2, मतलब सेकंड कॉइन गोल्ड, गिवन द फर्स्ट वन वाज गोल्ड, ठीक है? अच्छा जी, मल्टीप्लाइड बाय, अब आपको क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी कि थर्ड कॉइन मेरा सिल्वर निकले, गिवन पहले 2 क्या निकले चाहिए थे? गोल्ड, तो हम क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी दैट द थर्ड कॉइन इज सिल्वर गिवन फर्स्ट कॉइन वाज गोल्ड एंड सेकंड कॉइन वाज आल्सो गोल्ड, ठीक है? मल्टीप्लाइड बाय, अब यहां जगह का मैं नीचे लिख देता हूं, मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे अभी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फोर्थ कॉइन एज सिल्वर गिवन फर्स्ट इज गोल्ड एंड सेकंड इज गोल्ड एंड थर्ड इज सिल्वर। हाँ जी, तो क्या लिखेंगे? फर्स्ट वन इज गोल्ड एंड सेकंड वन इज गोल्ड एंड थर्ड वन इज सिल्वर, बस। अगर आप ये सब लिखना जान रहे हो ना, तो समझ लो इनमें कोई जान नहीं है, ये क्वेश्चंस बहुत इजी है, ठीक है? द मेन थिंग इज क्वेश्चन पढ़ो, कैटेगरी पहचानो, और कैटेगरी के हिसाब से ना फॉर्मूला लिखने की कोशिश करो। जैसे इसने बोल दिया फर्स्ट 2 आर गोल्ड एंड द लास्ट 2 आर सिल्वर, तो मतलब आपको क्या समझ में आया? पहला गोल्ड एंड सेकंड गोल्ड एंड थर्ड सिल्वर एंड फोर्थ सिल्वर, है ना? तो हमने वही लिख दिया, तो ये मैंने प्रॉपर लिखा नहीं, आप समझ पा रहे हो ना? जीवन मतलब ये फर्स्ट इवेंट है, इवेंट जीवन क्या कह रहा है? इवेंट ये फर्स्ट इवेंट है, ये क्या कह रहा है? फर्स्ट इज गोल्ड, है ना? तो G2 हमारा सेकंड इवेंट है, वो क्या कह रहा है कि सेकंड कॉइन इज गोल्ड, ये क्या कह रहा है? थर्ड कॉइन इज गोल्ड, और ये क्या कह रहा है? फोर्थ कॉइन इज गोल्ड। समझ पा रहे हो ना? 4 इवेंट्स है यहाँ पे। इवेंट 1 इज फर्स्ट कॉइन इज गोल्ड, इवेंट 2 इज सेकंड कॉइन इज गोल्ड, इवेंट 3 इज थर्ड कॉइन इज गोल्ड, इवेंट 4 इज फोर्थ कॉइन इज, सॉरी, थर्ड कॉइन इज सिल्वर, एंड थर्ड इवेंट इज थर्ड कॉइन इज सिल्वर, और फोर्थ इवेंट इज फोर्थ कॉइन इज सिल्वर। आई थिंक आप समझ पा रहे हो ना? तो E1 E2 E3 E4 4 इवेंट है, तो वो मैंने बस शॉर्ट में ऐसे लिख दिया, आप समझ पा रहे हो? इतना ज्यादा जितना बोलूंगा उतना टाइम बर्बाद है, कुछ नहीं। आप कॉमन सेंस सारा कुछ गेस कर पा रहे होगे ना? मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जब शुरू हो जाओ फटाफट से। देखो, प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट कॉइन इज गोल्ड, तो कॉमन सेंस की बात है भाई, 9 और 6 15, 15 में से आपको गोल्ड चाहिए, तो ऑब्वियसली फेवरेबल चॉइसेस क्या है भाई? 6, तो 6 डिवाइडेड बाय 15, समझ पा रहे हो कि नहीं? तो बहुत सिंपल है, प्रोबेबिलिटी फर्स्ट इज गोल्ड, तो मतलब आपने एक सिक्का निकाला बैग में से, उसमें कितने हैं जी? 9 6 15, 15 कॉइन्स हैं, उसमें से 6 गोल्ड है और 2 सिल्वर है, तो फेवरेबल चॉइसेस कितनी है? 6 हैं, और टोटल कितने हमारे पास सैंपल स्पेस में? टोटल चॉइसेस कितनी है? 15 चॉइसेस हैं, तो 15 में से
कोई एक पकड़ लो, है ना। तो और जो पकड़ना है वो फेवरेबल चॉइस पकड़ना है। फेवरेबल क्या है यहाँ पे, 6 गोल्ड है ना। तो फिर 6 आर फेवरेबल एंड टोटल आर 15, तो 6/15 इज माय आंसर। मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, आप अपने आप समझ पा रहे होगे। ठीक है जी, आगे बढ़ो भाई। अच्छा जी, मल्टीप्लाइड बाय, बताओ भाई। सेकंड इज गोल्ड गिवन फर्स्ट वाज गोल्ड, तो एक गोल्ड यहाँ से निकल चुका है, तो बचे कितने हैं जी, 5 कॉइन बचे हैं गोल्ड के और 9 सिल्वर के बचे हैं। 9 5 14, 14 में से आपने मतलब 5 फेवरेबल चॉइसेस है ना, तो 5 डिवाइडेड बाय 14, 5 आर फेवरेबल एंड टोटल आर 14 चॉइसेस है ना, 9 एंड 5 इज 14। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। अच्छा जी, मल्टीप्लाइड बाय थर्ड कॉइन इज सिल्वर गिवन फर्स्ट टू वर गोल्ड, तो मतलब पहले दो गोल्ड निकल, मतलब 2 गोल्ड यहां से निकल चुके हैं। हाँ जी, तो 4 गोल्ड बचे हैं। अच्छा जी, और तो टोटल कितने हैं, 9 और 4, 9 और 4 13, तो 13 कॉइन्स में से फेवरेबल चॉइसेस कितनी है, फेवरेबल, क्योंकि सिल्वर चाहिए अब आपको 9 है। हाँ जी, तो 9 डिवाइडेड बाय 13। सिमिलरली अब मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, फोर्थ कॉइन है सिल्वर, तो अब यहाँ से देखो भाई 3 निकल चुके हैं, ये देखो यहाँ पे गोल्ड 1 गोल्ड 2 और सिल्वर 3, मतलब 3 कॉइन्स निकल चुके हैं, तो 2 गोल्ड निकल चुके हैं, 6 में से 2 गोल्ड गए, कितने बचे 4, और एक सिल्वर निकल चुका है 8, है ना। तो 8 और 4 12, 12 में से आपके फेवरेबल चॉइसेस कितने, अभी 8 हैं क्योंकि सिल्वर चाहिए आपको, तो 8/12, है ना। और आप सीधा सीधा भी देख सकते थे, इसमें कुछ नहीं था, 6/15 की है, तो अब बचे कितने हैं, टोटल 14 बचे हैं, और उसमें से एक गोल्ड निकल चुका था, तो 5/14। हाँ जी, तो 14 थे, अब एक और निकल चुका है गोल्ड वाला। हाँ जी, तो टोटल कितने बचे जी, 13, और उसमें से हमारे को सिल्वर चाहिए था, तो 9/13 मल्टीप्लाइड बाय, अब 13 थे तो एक कॉइन और निकल चुका है, सिल्वर का निकल चुका है ना, तो टोटल कॉइन कितने बचे जी, 12, और उसमें से अब आपके फेवरेबल चॉइसेस कितनी है भाई, है ना। देखो फेवरेबल चॉइसेस 8 है, क्यों, क्योंकि एक सिल्वर हमारा ऑलरेडी पहले यहाँ पे जा चुका है, तो सीधा सीधा भी आप कर सकते थे। मेरे ख्याल से मैंने बोला तो उसमें टाइम बर्बाद हुआ है, आप सीधा सीधा अपने आप से कर सकते थे, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बट वही बात है, थोड़ा थोड़ा मेरे को एक्सप्लेन करना है, तो मैं साथ साथ डिटेल में आपको एक्सप्लेन करता चला जा रहा हूँ। दिस इज माई फाइनल आंसर, प्लीज आप अपने उसको कैलकुलेट कर देना, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करूंगा, ठीक है, आप करना जानते हैं सब कुछ, तो ठीक है जी। तो समझ में आ गया ना, तो ये अब 4 वाला आ गया, ऐसे 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी समझाया था, आप इसको कितना मर्जी चाहो उतना एक्सटेंड कर सकते हो। आई थिंक समझ में आ रहा होगा ना। और ये प्रूफ मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूँ, प्लीज आप अपने आप से प्रूव करेंगे कि ये जो चारों के इंटरसेक्शन है, ये यही फॉर्मूला हमारे पास क्यों आ रहा है। तो कॉमन सेंस तो समझ में आ चुका है, बट वही बात है, इसको ऐसे एक्स मान के चलना है ना, फिर इसके साथ एक करोगे तो फिर इस पूरे को वाई मान लेना, फिर उसके हिसाब से करके देखना, समझ रहे हो ना। प्लीज ये होमवर्क है भाई आपके लिए, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाह रहा हूँ, आप अपने आप से करके देखेंगे, तो फिर y इंटरसेक्शन S4 आ जाएगा, तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ y मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ y गिवन S4 गिवन y एंड सो ऑन। प्लीज आप अपने आप से जानते हैं ना, y इंटरसेक्शन S4 क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ y मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ S4 गिवन y, है ना। तो फिर y क्या होगा, ये पूरा पार्ट y आ जाएगा, है ना, तो y ये आ गया एंड सो ऑन। प्लीज आप जानते हैं अपने आप से, आप कोशिश करोगे तो अपने आप से समझ में आएगा, नहीं समझ आएगा तो ज्यादा से ज्यादा आप क्या करोगे, मेरे से कमेंट में पूछ लेना, मैं बता दूंगा और क्या होगा, ठीक है। बट बहुत बेसिक है और बहुत ईजी है, इस आप अपने आप से प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको मेरा प्रीवियस लेक्चर आपने देखा है, ढंग से समझा है, तो आप ये 4 वाले भी बड़े आराम से प्रूव कर लेंगे, है ना, कि ये जो 4 है, मतलब जैसे ये मान लो ए बी सी डी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ये सब ये ऐसा क्यों आ रहा है, आप अपने आप से कर सकते हैं प्रूफ, ठीक है। कॉमन सेंस की बात है, सारी आप कर सकते हैं, कर लेना अपने आप। आगे बढ़ रहा हूँ मैं, चलो भाई। आगे कह रहे हैं भाई, इलेक्ट इन अनडिसाइडेड एज टू वेदर टू टेक नंबर थ्योरी कोर्स और ए नेटवर्क सिक्योरिटी कोर्स, ठीक है। तो एलियट कोई पर्सन है, वो उसको समझ नहीं आ रहा कि क्या लेना है, टू टेक अ नंबर थ्योरी कोर्स, उसको कंफ्यूजन है कि नंबर थ्योरी का कोर्स लूं या फिर नेटवर्क सिक्योरिटी का कोर्स लूं। He estimates that his probability of receiving an A grade would be 1/2 in number theory. नंबर थ्योरी में 1/2 है प्रोबेबिलिटी की ए ग्रेड आएगा, 2/3 है नेटवर्क सिक्योरिटी में आने की, ए ग्रेड नेटवर्क सिक्योरिटी में आने के 2/3 चॉइस यू कैन से प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, इफ एलियट डिसाइड टू बेस हिज डिसीजन ऑन ए फ्लिप ऑफ ए अनबायस्ड कॉइन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स एन ए इन नेटवर्क सिक्योरिटी। ए मिला उसको नेटवर्क सिक्योरिटी में, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, आपसे क्या पूछा है, ए इन नेटवर्क सिक्योरिटी। तो अब आपको क्या निकालना है, बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए इन नेटवर्क सिक्योरिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए एंड दैट इज आल्सो इन नेटवर्क सिक्योरिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए इन नेटवर्क सिक्योरिटी मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए एंड दैट टू इन नेटवर्क सिक्योरिटी। हाँ जी, तो ये क्या होगी भाई, आप जरा मुझे समझाओ, तो ये कैसे निकलेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नेटवर्क सिक्योरिटी मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए गिवन नेटवर्क सिक्योरिटी इज चूजन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचोगे तो आपको अपने से समझ में आएगा। नेटवर्क सिक्योरिटी लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, कॉमन सेंस से बताओ। इसने यहाँ पे थोड़ा सा घुमा रखा है, बस इसने क्या कहा है, नंबर थ्योरी नेटवर्क सिक्योरिटी, द एलियट डिसाइडेड टू बेस हिज डिसीजन ऑन अ फ्लिप ऑफ ए अनबायस्ड कॉइन। तो कॉइन को सिक्का उछाल के डिसाइड करेगी ये कि नेटवर्क सिक्योरिटी लेना है या नंबर थ्योरी लेना है, ठीक है। तो वैसे तो आपको लगेगा कि देखो ये एक्चुअली थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट बात है,
काफी स्टूडेंट्स ना, जैसे आप आईआईटीज में जाएंगे, जैसे गेट में रैंक आएगी तो आप अच्छे आईआईटीज में जा सकते हैं, तो जब आईआईटीज में जाएंगे तो वहाँ पे डिसीजन लेना होता है कि कौन सा सब्जेक्ट लेना है और कौन सा नहीं लेना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अनफॉर्चुनेटली ग्रेड के हिसाब से देखते हैं कि अच्छा ये प्रोफेसर अच्छा ग्रेड देता है, चलो ये कोर्स ले लेते हैं। इंटरेस्ट हो या ना हो तो बाद में फिर उनको पछताना पड़ता है। तो वही चीज है यहाँ पे। नहीं तो आप कहते हैं कि सर ऑब्वियस ही बात है, ग्रेड ए आ रहा है, 1/2 है, प्रोबेबिलिटी 1/2 है ग्रेड ए आने की नंबर थ्योरी में, मतलब प्रोफेसर आधे बच्चों को ए देता है, आधे बच्चों को ए नहीं देता होगा, एंड सो या जो भी इसकी कैपेबिलिटी होगी इसके हिसाब से इसने सोच रखा होगा कि ए की आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है नंबर थ्योरी में और 2/3 है नेटवर्क सिक्योरिटी में। तो ऑब्वियसली नेटवर्क सिक्योरिटी वाले ले लेती। इसने ये नंबर थ्योरी वाले कोर्स के पीछे ये फ्लिप ऑफ कॉइन क्यों कर रही है एंड सो ऑन, तो उसी बात के मैं थोड़ा सा आंसर करने की कोशिश कर रहा हूँ। लॉजिक नहीं बनता है यहाँ पे क्वेश्चन में, बट स्टिल थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ना ए ग्रेड के हिसाब से डिसीजन ले लेते हैं, बट काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे नहीं सोचते कि ए ग्रेड आने के चांसेस इसमें ज्यादा तो ये ले लो, इसमें कम है तो नहीं लो एंड सो ऑन। तो उसको इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा होगा कि मैं क्या करूं, है ना, ए लूं मतलब ये लूं के ना लूं, क्योंकि इसका इंटरेस्ट शायद जो इसमें होगा ना, जो जिसमें 1/2 है प्रोबेबिलिटी नंबर थ्योरी में इसका ज्यादा इंटरेस्ट होगा, बट उसमें ए की आने की प्रोबेबिलिटी कम है। नेटवर्क सिक्योरिटी में इसका इंटरेस्ट कम है, लेकिन आने की ए ग्रेड आने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है। तो फिर इसको इसलिए कंफ्यूजन है, तो इसने सोचा कि मैं सिक्का उछाल के डिसाइड करूंगी, सिक्का उछाल के कि नंबर थ्योरी लूं कि नेटवर्क सिक्योरिटी लूं। तो फिर वही इसमें अब क्वेश्चन आ गया कि इसने सिक्का उछाला है और सिक्का उछालने के बाद इसको डिसाइड करना है कि सिक्का उछालने के बाद क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसका ए आ गया नेटवर्क सिक्योरिटी में। बात समझ में आई? उसका ए आ गया नेटवर्क सिक्योरिटी में, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो कॉमन सेंस से बताओ, ए नेटवर्क सिक्योरिटी में आया है तो मतलब पहली चीज तो क्या स्टेप होगा, स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा? देखो अगर आपको ये एक डायरेक्टली फॉर्मूला समझ नहीं आया तो आप ऐसे मेरे को कह सकते थे कि सर हमारे को क्लियर हुआ तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, तो मैं यही एक्सप्लेनेशन अभी मैंने आपको दिया है। तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा भाई? पहले तो वो नेटवर्क सिक्योरिटी ले, फिर स्टेप नंबर 2 क्या होगा भाई? उसमें ए ग्रेड लाए, ए ग्रेड इन नेटवर्क सिक्योरिटी वो लाए। तो उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए एंड दैट टू इन नेटवर्क सिक्योरिटी। तो आप क्या बोलोगे? प्रोबेबिलिटी दैट शी चूजेस द नेटवर्क सिक्योरिटी मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी दैट शी गॉट एन ए ग्रेड गिवन नेटवर्क सिक्योरिटी वाज चूजन। हाँ जी, तो बताओ भाई, नेटवर्क सिक्योरिटी लाने की प्रोबेबिलिटी क्या है भाई? ऑब्वियसली 1/2, क्योंकि सिक्का उछाल के उसने डिसाइड किया है। और अनबायस्ड वन, ये देखो उसने बोला है। अगर बायस्ड होता तो फिर हम देखते, बायस्ड मतलब जो मतलब चीटिंग कर रखी है, जिसमें आपने कॉइन में थोड़ी सी चीटिंग कर रखी है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है। तो मतलब जैसे आपने वही मतलब सिक्के में कुछ ना कुछ आपने गड़बड़ी कर रखी है कि जब आप सिक्का उछालते हो तो 2/3 प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास टेल आ जाएगा और 1/3 प्रोबेबिलिटी है कि हेड आ जाएगा। ऐसे भी सिक्के होते हैं हमारे पास, तो लेकिन हमने वो वैसा नहीं लिया, हमने अनबॉयस्ड कॉइन लिया है, मतलब 1/2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। तो अब वही बात है, सपोज कर लो हेड आया तो उसने चूज किया होगा नेटवर्क सिक्योरिटी और टेल आया होगा तो उसने नंबर थ्योरी चूज किया होगा। तो वही बात है, फिर 1/2 है ना प्रोबेबिलिटी की नेटवर्क सिक्योरिटी चूज करेगी, सिक्का उछाला है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है ना, तो बस वही बात है, सिंपल, ज्यादा इतना कॉम्प्लेक्स मत करो, सिंपल बात बोलो। हाँ जी, नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोबेबिलिटी को नेटवर्क सिक्योरिटी चूज करेगा, दैट इज 1/2, क्यों? क्योंकि हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, सिक्का उछाला तो आधी आधी प्रोबेबिलिटी बनेगी, आप समझ पा रहे हो? ठीक है जी। अच्छा, मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन नेटवर्क सिक्योरिटी चूजन, ये देखो आपको दे रखी है, he estimate probability of receiving A would be 1/2 number theory and 2/3 network security। तो 2/3 नेटवर्क सिक्योरिटी का मतलब क्या समझ में? देखो यही चीज है, मैं बार बार समझा रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी में यही चीज आपको पकड़नी है। क्वेश्चन को पकड़ा, क्वेश्चन को पढ़ा, पढ़ते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आप ये चीज समझ पा रहे हो कि 2/3 नेटवर्क सिक्योरिटी का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए गिवन नेटवर्क सिक्योरिटी इज चूजन, ये 2/3 है, तो समझ लो आपका क्वेश्चन लगभग लगभग क्रैक हो चुका है, फिर इसमें कुछ नहीं बचा। समझ पा रहे हो? तो बार बार समझा रहा हूँ, फॉर्मूले के हिसाब से चलना है और फॉर्मूले में ढालना आना चाहिए क्वेश्चन को। जैसे ही आपने क्वेश्चन को पढ़ा, पढ़ते ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि अच्छा जी, इस तरीके से हमारे को इसको लिखना है। एक बार आपको फॉर्मूला बेस लिखना आ गया ना, मतलब क्लरिकल काम है सारा प्रोबेबिलिटी का। देख रहे हो, क्वेश्चन पढ़ा, उसकी सेंस समझी, सेंस समझने के बाद उसको एक फॉर्मूले में आप ढाल दो। अगर आप फॉर्मूले में ढालने में कामयाब हो गए तो समझ लो आपका काम खत्म है। तो यहाँ पे ये चीज आपका दिमाग चलना चाहिए था, ये चीज आपको क्लिक होनी चाहिए थी कि 2/3 नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए इज इन नेटवर्क सिक्योरिटी इज 2/3, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए गिवन नेटवर्क सिक्योरिटी चूजन इज 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए गिवन नंबर थ्योरी चूजन इज 1/2। ये चीज आपको पकड़ में आनी चाहिए थी। अगर ये चीज पकड़ पाते हो तो फिर यू आर कंफर्टेबल इन प्रोबेबिलिटी। अदरवाइज आप अभी कंफर्टेबल नहीं हो, थोड़े और क्वेश्चंस आप करोगे तो प्रैक्टिस होने लग जाएगी। तो मैं अभी और क्वेश्चंस कराऊंगा तो प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपको क्लिक नहीं हुआ तो घबराने की बात नहीं है, अभी हो जाएगी। ठीक है जी। तो एक गिवन नेटवर्क सिक्योरिटी चूजन इज 2/3, है ना, 2/3। तो 2 और 2 कैंसिल, तो कितना आंसर आ जाएगा? 1/3। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। द ओनली थिंग इज थोड़ा सा लैंग्वेज में यहाँ पे ट्विस्ट था।
अगर आप लैंग्वेज पकड़ पा रहे हो तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपल बात है। जैसे क्वेश्चन आया, इसने पूछा गया था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गॉट एन ए ग्रेड इन नेटवर्क सिक्योरिटी। तो यहाँ पे आप ऐसे भी सोच सकते थे कि अच्छा ए ग्रेड लाना है नेटवर्क सिक्योरिटी में, तो स्टेप बाय स्टेप सोचो क्या करना पड़ेगा नेटवर्क सिक्योरिटी में ए ग्रेड लाने के लिए। पहले तो नेटवर्क सिक्योरिटी सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, तो बोलो जी नेटवर्क सिक्योरिटी लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है जी, 1/2। अच्छा उसके बाद फिर ए लाना पड़ेगा गिवन नेटवर्क सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन। अच्छा जी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है जी, 2/3। फिर आपके दिमाग में आ सकता था, अगर ये सीधा फॉर्मूला आपके माइंड में नहीं आया तो फिर आप ऐसे सोच सकते थे, स्टेप नंबर 1 नेटवर्क सिक्योरिटी और फिर ए ग्रेड इन नेटवर्क सिक्योरिटी। तो फिर नेटवर्क सिक्योरिटी लाने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी जी 1/2। अच्छा ए ग्रेड इन नेटवर्क सिक्योरिटी आ जाएगी जी 2/3। हाँ, अब काफी सारे बच्चे ना यहाँ पे अटक जाएंगे कि आप एक ये प्रोबेबिलिटी आ गई, ये प्रोबेबिलिटी आ गई, इसको क्या करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, प्लस करें, माइनस करें, क्या करें क्या ना करें, यहाँ पे कंफ्यूजन आ गई। तो फिर वही बात है, फिर लगेगा कि अच्छा कॉमन सेंस लग रही है कि मल्टीप्लाई कर दो एंड सो, बकवास है। प्लीज 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 ये काम मत करो, कॉमन सेंस से आ रहा है एंड सो, बकवास है सारी बातें। आपको फॉर्मूले में ढालना पड़ेगा, जब भी कंफ्यूजन आए फॉर्मूले में किसी ना किसी तरीके से इसको ढालने की कोशिश करो, तो बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बनने वाली। ठीक है जी, तो आपको अच्छा जी समझ में आई पहली बात कि पहले तो वो नेटवर्क सिक्योरिटी चूज करेगा, चूज करेगी, जो भी है, शी बोला ना इसने, एलियट शी है, ही शी नहीं समझ में आता अंग्रेजों में, क्या करें भाई। ठीक है तो ठीक है, तो नेटवर्क सिक्योरिटी इसने चूज करना है पहले, उसके बाद ए ग्रेड लाना नेटवर्क सिक्योरिटी में, तो चूज करा 1/2 और ए लाया नेटवर्क सिक्योरिटी में 2/3। फिर अब समझ नहीं आ रहा मल्टीप्लाई डिवाइड क्या करना है, तो फिर फॉर्मूले के हिसाब से करने की कोशिश करो। तो इसको लिखो प्रोबेबिलिटी नेटवर्क सिक्योरिटी, प्रोबेबिलिटी कि नेटवर्क सिक्योरिटी चूज करा मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा सॉरी मल्टीप्लाई भी मत लिखो, आप पहले ये लिखेंगे प्रोबेबिलिटी नेटवर्क सिक्योरिटी इज चूजन, तो दैट इज 1/2। अच्छा ये 2/3 क्या है भाई, 2/3 है ए ग्रेड आ गया नेटवर्क सिक्योरिटी में। तो फिर अब आपके दिमाग में है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए गिवन नेटवर्क सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन। ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, अगर आप ये सोच गए तो आप बोलोगे अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन नेटवर्क सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन। फिर आपके माइंड में आ जाना चाहिए अच्छा नेटवर्क सिक्योरिटी वो कैंसिल हो रहा है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम वाला क्वेश्चन है, तो ये घुमा फिरा करके अब आपके माइंड में आ जाएगा कि ये तो कुछ नहीं है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए एंड नेटवर्क सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो अगर देखो वही बात है, इंग्लिश वाली बातें हैं सारी, आप थोड़ा सा इनको पकड़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये क्या निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नेटवर्क सिक्योरिटी, है ना, या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए एंड नेटवर्क सिक्योरिटी इज चूजन, है ना। तो ये चीज हम निकाल रहे हैं यहां से, ये समझ में आया ना। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी पता लगी 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन नेटवर्क सिक्योरिटी चूजन दैट इज 2/3। दोबारा से बोल रहा हूं, देखो 1/2 आपने पहचान ली कि स्टेप नंबर 1, जब भी कंफ्यूजन है क्वेश्चन में तो स्टेप चला लिया करो। हाँ जी, पहले क्या करना है, दूसरा क्या करना है एंड सो। तो पहला काम क्या करना है, नेटवर्क सिक्योरिटी चूज करना है, नेटवर्क सिक्योरिटी चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/2। उसके बाद फिर नेटवर्क सिक्योरिटी में ए लाना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रखिए 2/3, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए गिवन नेटवर्क सिक्योरिटी चूजन इज 2/3। तो अब देखो फिर आपके मन में आएगा अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन नेटवर्क सिक्योरिटी है। अब वही बात है, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो नेटवर्क सिक्योरिटी ये देखो ये कैंसिल हो रहा है, ये देखो मैं रफली एक बार लिख के दिखाता हूँ, नेटवर्क सिक्योरिटी कैंसिल हो रहा है ना। तो फिर अच्छा फिर आपके मन में आएगा अच्छा ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम वाला कुछ लग रहा है, तो फिर ये बनेगा क्या, ए इंटरसेक्शन एनएस, ए इंटरसेक्शन एनएस। तो फिर आपके मन में आएगा अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए एंड नेटवर्क सिक्योरिटी सॉल्यूशन। फिर आपको लगेगा अच्छा ये तो पूछा था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गॉट ए इन नेटवर्क सिक्योरिटी, तो यही चीज तो पूछा है, तो सीधा मल्टीप्लाई कराओ और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये अप्रोच है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो स्टेप बाय स्टेप चलो और उसके हिसाब से कोशिश करो फॉर्मूले में लिखने की। फॉर्मूले में लिखने के बाद आपके माइंड में अपने आप से क्लिक होने लग जाएगा कि अच्छा यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है, उसके हिसाब से आप आंसर निकाल सकते हो। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, काफी हद तक काफी अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर ये चीजें आपकी समझ में आ रही हैं और बार बार समझा रहा हूँ मीनिंगफुली, ये जो 2-4 क्वेश्चन मैंने आपको और कराने हैं वो क्वेश्चन अगर आपने मीनिंगफुली कर लिया ना, तो मैं गारंटी लेता हूँ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का कोई भी क्वेश्चन आ जाए बड़े आराम से अटेम्प्ट कर जाओगे। ठीक है, द ओनली थिंग इज आपको एनालाइज करना आना चाहिए और क्लरिकल वर्क करना आना चाहिए, मतलब स्टेप बाय स्टेप, है ना, स्टेप इधर से उधर नहीं करने। एक बार समझ लो क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, क्या पूछने की कोशिश कर रहा है और उसको लिखने की कोशिश करो फॉर्मूले वाइज। जैसे ये जो बार बार समझा रहा हूं ये क्रूशियल स्टेप था, ए गिवन नेटवर्क सिक्योरिटी आप पकड़ गए अगर, है ना, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए इन नेटवर्क सिक्योरिटी 2/3, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए गिवन नेटवर्क सिक्योरिटी चूजन 2/3। ये चीज अगर आपको समझ आ रही है फिर लगभग लगभग आपका काम खत्म है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं जंप करता हूँ, बढ़ जाऊं आगे। आई थिंक नोट डाउन कर लिया होगा, एक ही स्क्रीन पे था सारा कुछ, तो कर लिया नोट डाउन, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द फ्लैग वार्ड्स स्कूल, इन द फ्लैग वार्ड्स स्कूल ऑफ विच क्राफ्ट एंड विजार्डे हैरी पॉटर का कोई स्कूल है ये, ऑप्टेड फॉर 3 सब्जेक्ट्स इन हिज थर्ड ईयर में उसने 3 सब्जेक्ट्स चूज करे हैं। द एग्जाम स्टार्ट्स फ्रॉम जून, ठीक है जी, जून से स्टार्ट होता है।
if he passes charms exam in June, then he will take the second exam portion in July. ठीक है, तो जून में अगर चार्म्स का एग्जाम इसने पास कर लिया तो ये पोर्शन का एग्जाम लेगा जुलाई में. And if he also passes that one, then he will take the third exam herbology in September. ठीक है, ये देखो मैं जान के, इतना है बड़ा आसान क्वेश्चन, डेड इजी क्वेश्चन है, झटके में मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, बट खास बात क्या है ना, कई बार बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं गेट एग्जाम में, तो कहानी पढ़ के उसको समझना आपको आना चाहिए. तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा हूँ और साथ साथ आपको समझा रहा हूँ. ठीक है जी, तो क्रक्स अभी तक क्या समझ में आया? जो भी छोड़ो हैरी पॉटर को मारो गोली, बस जो भी है, एक बंदा है उसने 3 सब्जेक्ट लेने हैं. ठीक है, 3 सब्जेक्ट पकड़े उसने थर्ड ईयर में अपने. अच्छा, पहला सब्जेक्ट जो भी है उसको मारो गोली, जून में उसको उसने पेपर देना है, पहला पेपर जून में होगा, पास हो गया तो अगला पेपर जुलाई में देगा. जान के डिफिकल्ट नाम लिए ना ताकि आप इसमें घूमते रहो, पता नहीं क्या लिखा है क्या नहीं है एंड सो, उसमें टाइम पास करोगे. तो ये स्ट्रेटेजी बनती है गेट एग्जाम में कि ऐसे उल्टे सीधे काम करो कि बच्चा इनमें उलझा रहे, तो आपको उलझना नहीं है. तो सिंपल सिंपल क्रक्स पकड़ दो, मोटा मोटा क्रक्स पकड़ लो कि पहला पेपर जून में होना भाई, पास करेगा वो तो जुलाई वाला पेपर देगा, जुलाई में पास करेगा तो सितंबर में जाएगा. ठीक है, तो इफ ये देखो लिखा है ना इसने, इफ ही पासेस द चार्म्स एग्जाम इन जून देन ही विल टेक द सेकंड एग्जाम इन जुलाई, पोर्शन एग्जाम इन जुलाई. इफ ही आल्सो पासेस दैट वन देन ही विल टेक द थर्ड एग्जाम हर्बोलॉजी इन द सितंबर. पकड़ में आ गई बात? आई थिंक मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है, तो पहला एग्जाम जून में होना है, लिख लो फटाफट से अगर आपको दिक्कत जरा सी भी लग रही है तो. जून में होना जी पहला एग्जाम, अगर वो पास कर गया तो फिर अगला एग्जाम देगा वो जुलाई में, अगर वो पास कर गया जुलाई वाला भी तब वो देगा सितंबर का एग्जाम. ठीक है, अच्छा अब आगे देखो, इफ ही फेल्स एन एग्जाम देन ही इज नॉट अलाउड एनी अदर. मतलब अगर जून वाले में ही फेल हो गया तो ना तो जुलाई वाला देगा ना ही सितंबर वाला देगा. अगर जुलाई वाले में फेल हो गया तो सितंबर वाला नहीं दे सकता. ठीक है, और सितंबर वाले में फेल तो फिर आगे तो कोई है ही नहीं, तो फिर वो मतलब नहीं दे पाएगा. समझ पा रहे हो ना? जून वाले में फेल हो गया तो जुलाई सितंबर दोनों नहीं दे सकता, अगर जुलाई वाले में फेल हो गया तो सितंबर नहीं दे सकता. ये सिंपल बात ये कह रहा है. ठीक है, आगे, द प्रोबेबिलिटी दैट ही पासिस द चार्म्स एग्जाम इज 0.9. तो जून वाला एग्जाम पास करने की प्रोबेबिलिटी क्या है जी? 0.9 है. अच्छा जी, आगे, इफ ही पासिस चार्म्स एग्जाम देन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट ही पासिस द पोर्शन एग्जाम इज 0.8. प्लीज इस बात को समझो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी प्रॉपर बोल दिया इसने. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट ही पासिस पोर्शन एग्जाम इज 0.8, मतलब यहाँ पे ये जुलाई वाला ये जुलाई वाला पास करने की प्रोबेबिलिटी नहीं है. इसने क्या बोला है कि अगर जून वाला पास हुआ उसके बाद जुलाई वाला एग्जाम भी पास करेगा, दैट इज 0.8. तो क्या बोल रहे हैं ये? प्रोबेबिलिटी दैट ही पासिस जुलाई एग्जाम गिवन ही पासिस द जून एग्जाम, दैट इज 0.8. दोबारा से बोल रहा हूं, जुलाई एग्जाम, इंडिविजुअल जुलाई वाला एग्जाम पास करने की प्रोबेबिलिटी आपको नहीं दी हुई. इसने प्रॉपर्ली देखो क्या बोला है, इफ ही पासिस द चार्म्स एग्जाम, मतलब जुलाई जून वाला जो भी एग्जाम था, इफ ही पासिस द चार्म्स एग्जाम देन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट ही पासिस द पोर्शन एग्जाम, मतलब जुलाई वाला एग्जाम वो पास करेगा, इज 0.8. तो मतलब probability that he passes the July exam given he has passed the June वाला एग्जाम, that is 0.8. पकड़ में आई बात? क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? प्लीज ये सब ध्यान रखना है. ये सब चीजें अगर आपको लिखनी आ रहा है ना, बार बार समझा रहा हूँ, फॉर्मुले वाइज अगर आपको लिखना आ रहा है ना, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बिग जीरो है, कुछ भी नहीं है उसमें. अगर ये सब लिखना नहीं आता आपको तो फिर आप फंसोगे, फिर तो कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता, बात नहीं बनने वाली. ठीक है जी, आगे देखो क्या कह रहा है. अच्छा, एंड इफ ही पासिस बोथ चार्म्स एंड पोर्शन एग्जाम then the conditional probability that he passes herbology exam is 0.7. हाँ जी, तो सितंबर वाला अब अगेन वही बात, सितंबर वाला एग्जाम पास करने की प्रोबेबिलिटी नहीं दी हुई. इसने क्या बोला? प्रोबेबिलिटी कि ये सितंबर वाला एग्जाम पास करेगा गिवन जून वाला भी पास करके आया है और जुलाई वाला भी पास करके आया है, दैट इज 0.7. बात पकड़ में आई कि नहीं आई? देखो इसने प्रॉपरली क्या लिखा है, देखो, इफ ही पासिस बोथ चार्म्स एंड पोर्शन, चार्म्स जून वाला था, पोर्शन जुलाई वाला था, तो इफ ही पासिस बोथ जून एंड जुलाई एग्जाम देन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट ही पासिस हर्बोलॉजी एग्जाम इज 0.7. तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी दैट ही पासिस सितंबर एग्जाम, दैट इज हर्बोलॉजी, गिवन जून एंड जुलाई इसने ऑलरेडी पास कर लिया, दैट इज 0.7. अच्छा, अब आपसे क्या पूछ रहा है? द प्रोबेबिलिटी दैट ही पासिस ऑल द 3 एग्जाम्स. देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है. प्रोबेबिलिटी दैट ही पासेस ऑल द 3 एग्जाम्स, मतलब प्रोबेबिलिटी कि वो जून वाला भी पास कर गया, जुलाई वाला भी पास कर गया और सितंबर वाला भी पास कर गया. समझ गए? प्रोबेबिलिटी दैट ही पासेस जून एग्जाम एंड ही पासेस जुलाई एग्जाम एंड ही पासेस सितंबर एग्जाम. समझ गए ना? ये इवेंट है. पहला इवेंट क्या है कि इवेंट 1 क्या कह रहा है? प्रोबेबिलिटी इवेंट 1 क्या है? ही पासेस जून एग्जाम. ये जुलाई वाला मतलब क्या? प्रोबेबिलिटी ही पासेस
इवेंट दैट ही पासेस जुलाई एग्जाम, सिंपल बात करो, ज्यादा मत घुसो। सितंबर मतलब प्रोबेबिलिटी दैट, सितंबर मतलब ही पासेस सितंबर एग्जाम, इवेंट दैट ही पासेस सितंबर एग्जाम। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। दोबारा से बोलता हूँ एक बार और, अगर आपको जरा सा भी कंफ्यूजन है तो, तीन इवेंट है अभी हमारे पास, E1 E2 E3। तो E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3, ये हमारे को निकालना है। E1 क्या है, ही पासेस जून एग्जाम। E2 क्या है, ही पासेस जुलाई एग्जाम। E3 क्या है, ही पासेस सितंबर एग्जाम। हाँ जी, तो अब प्रोबेबिलिटी दैट ही पासेस जून एग्जाम एंड ही पासेस जुलाई एग्जाम एंड ही पासेस सितंबर एग्जाम, ये अब मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। प्लीज ये लिख लेना अच्छे से, प्लीज ये कंफ्यूजन आना चाहिए। E1 इवेंट क्या है, ही पासेस जून एग्जाम, लिख देता हूं मैं, अगर आपको जरा सा भी कंफ्यूजन है ना प्लीज, ये सब चीजें तो एकदम टिप्स पे होनी चाहिए। तो E1 इवेंट क्या है भाई, ही पासेस, रादर मैं जून को ही लिख देता हूँ ना, है ना, क्योंकि E1 वो क्यों करूं मैं, टाइम पास क्यों करूं, सीधा जून का मतलब बता देता हूं। जून जो है जी हमारा इवेंट है, जून क्या है जी, इवेंट, इवेंट है, क्या कह रहा है, इवेंट दैट ही पासेस जून एग्जाम, ठीक है जी। जुलाई, ये भी एक इवेंट है, इवेंट दैट ही पासेस जुलाई एग्जाम। और सर प्लीज ये सब चीजें आपको बोरिंग लग रही होंगी कि मैं टाइम पास कर रहा हूँ, मैं टाइम पास नहीं कर रहा भाई। ये चीज अगर आपको समझ में आ गई ना ढंग से, टर्मिनोलॉजी पकड़ दो, बार बार कह रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी की अगर आपको टर्मिनोलॉजी पकड़ में आ गई ना, फिर इसमें कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपने जल्दबाजी करी, जरा सी भी जल्दबाजी करी टर्मिनोलॉजी समझने में और इन सब चीजों में, तो भाई बहुत फंस जाओगे। मैं बहुत फंसा था, मैंने आपको बताया था 2012 में मैं बहुत फंसा था, है ना। तो लगभग 8-9 साल पुरानी बातें मेरे को अब तक याद है, क्योंकि मैं इसमें बहुत ज्यादा फंसा था और बहुत टाइम स्पेंड किया था मैंने समझने में। और फिर मैंने एक गांठ बांध दी थी अपने दिमाग में कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कॉमन सेंस से तो करना नहीं है, और सिर्फ क्या करना है, एक बार उसको फॉर्मूले के हिसाब से लिख देना है। अगर मैंने फॉर्मूले के हिसाब से उसको लिख दिया, उसके बाद तो बस फॉर्मूला लगाना है, आंसर निकालना है, कुछ भी नहीं होता इसमें, ठीक है। हाँ जी, तो सितंबर के लिए क्या लिखना है, इवेंट दैट ही पासेस सितंबर एग्जाम, ठीक है। तो प्रॉपर मैं अगर क्वेश्चन करता तो मैंने थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर दिया, क्योंकि थोड़ा सा कॉमन सेंस मैंने लगाई है ना। तो लेकिन अगर पूरा स्टेप बाय स्टेप अगर आप मेरे को कहते करने के लिए, तो प्लीज आप होमवर्क में अपने आप कर सकते हैं। तो पहले प्रॉपर लिखते कि जून इवेंट क्या कह रहा है कि दैट ही पासेस जून एग्जाम। जुलाई, ये इवेंट है, क्या बता रहा है कि ही पासेस जुलाई एग्जाम। सितंबर क्या बता रहा है कि इवेंट ही पासेस द सितंबर एग्जाम। फिर आप लिखोगे ये चीज, प्रोबेबिलिटी जून एंड जुलाई एंड सितंबर, मतलब प्रोबेबिलिटी दैट ही पासेस जून एग्जाम एंड ही पासेस जुलाई एग्जाम एंड ही पासेस सितंबर एग्जाम। हाँ जी, तो वो क्या होगी, वो तो आपको पता है ना, कि क्या लिखोगे पहले, प्रोबेबिलिटी दैट ही पासेस जून एग्जाम multiplied by probability that he passes July exam given he has passed June exam multiplied by probability that he passes September exam given he has already passed June and July exam। बस अब ये चीज तो ऑलरेडी मैं आपको अभी ऊपर बता के ही आया हूँ, ये सब आपको गिवन था, है तो आपको करना क्या है, 0.9 इंटू 0.8 इंटू 0.7, दिस इज माई फाइनल आंसर, ठीक है। हाँ जी, तो फिलहाल मैं नीचे करके लिख देता हूँ। हाँ जी, तो इसका आंसर क्या आएगा जी, 0.9, ऊपर वाले सबसे पहले क्या, हाँ 0.9, 0.8, 0.7। हाँ जी, तो 0.9 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 0.7, ये आप अपने आप निकाल लेना भाई, जो भी आंसर आएगा। मैं एक बार छोटा कर देता हूँ, आप आराम से इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो बार बार मैं समझा रहा हूँ, जो क्रक्स है प्रोबेबिलिटी की, पूरी क्रक्स कहाँ छुपी हुई है, फॉर्मूले में ढालने की। एक बार फॉर्मूले में ढाल दो क्वेश्चन, एक झटके में सॉल्व, चुटकी बजा के सॉल्व, कुछ टेंशन नहीं, नहीं तो फंसोगे, कोई आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा, ठीक है। ओके जी, तो इसको आराम से नोट डाउन कर लो, मैंने खैर काफी बार रिपीट कर दिया है, ये आई थिंक आपको नजर आ रहा होगा क्वेश्चन, है ना। इसको क्वेश्चन को नोट डाउन करो, और ये अपना जो हमने सोल्यूशन बनाया इसको भी नोट डाउन कर लो, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे जंप करता हूँ, ठीक है। कर लिया नोट डाउन, नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूँ मैं, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्या कह रहा है, इन ए फैक्ट्री देयर आर 100 यूनिट्स ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट, ठीक है, 5 ऑफ विच आर डिफेक्टिव, we pick 3 units from the 100 units at random, what is the probability that none of them are defective। क्या समझे इस बात से, देखते समझ आ जाना चाहिए, बहुत सिंपल है। टोटल यूनिट्स कितनी हैं जी, 100 हैं, 5 उसमें से डिफेक्टिव हैं, हमने 3 यूनिट पकड़ी हैं, 3 यूनिट पिक करी हैं, बताना है आपको प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ देम आर डिफेक्टिव, तीनों में से कोई भी डिफेक्टिव नहीं है। तो देखो, तो हमने 3 यूनिट्स पकड़ी है ना, तो बोलते हैं D1, D1 क्या इवेंट है भाई, फर्स्ट यूनिट इज डिफेक्टिव, इवेंट में मान रहा हूं, फर्स्ट यूनिट इज नन ऑफ देम आर डिफेक्टिव ना, तो फर्स्ट यूनिट इज नॉट डिफेक्टिव लिखो ना, ठीक है, थोड़ा अच्छा लगेगा, नॉट डिफेक्टिव। डिफेक्टिव का हमारे को क्या करना है, नॉट डिफेक्टिव चाहिए ना, जो चीज चाहिए वो लिखोगे ना आप लोग। तो D1 फर्स्ट यूनिट इज नॉट डिफेक्टिव, D2 इवेंट सेकेंड यूनिट इज नॉट डिफेक्टिव, D3 इवेंट थर्ड यूनिट इज नॉट डिफेक्टिव। तो अब आपको निकालना क्या है ना, 3 यूनिट आपने पिक करे है ना,
अब देखो कॉमन सेंस की बात है, देखो अब यहाँ पे इसने नहीं बोला वी पिक 3 यूनिट्स फ्रॉम द 100 यूनिट्स एट रैंडम, 3 यूनिट्स हमने पिक करी, तो ऑब्वियसली अपने आप से आपको कॉमन सेंस समझेगा विदाउट रिप्लेसमेंट वाली बात है। यहाँ पे रिप्लेसमेंट यहाँ पे नहीं करेगी, नहीं तो बोलता हो ब्रैकेट में कि वी पिक 3 यूनिट्स 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट, तो फिर इंडिपेंडेंट इवेंट का क्वेश्चन हो जाएगा, वो हम लोगों ने नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करना है, मैं बार बार समझा रहा हूँ। फिलहाल यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको समझा रहा होगा 3 यूनिट पकड़ लिए, 100 में से 3 इकट्ठी आपने उठा ली, बस इतना काम आपने किया, तो ऑब्वियसली बात है विदाउट रिप्लेसमेंट आया, 3 आपने पकड़ लिए हैं। हाँ जी, तो अब मैंने D1 क्या बोला है, फर्स्ट यूनिट जो आपने पकड़ी है वो डिफेक्टिव नहीं है, D2 क्या है, सेकंड यूनिट जो आपने पकड़ी वो डिफेक्टिव नहीं है, D3 क्या है, थर्ड यूनिट जो आपने पकड़ी वो भी डिफेक्टिव नहीं है। हाँ जी, तो आपको निकालना है कि आप कॉमन सेंस से बताओ, प्रोबेबिलिटी फर्स्ट यूनिट भी डिफेक्टिव नहीं है, एंड सेकंड भी डिफेक्टिव नहीं है, एंड थर्ड भी डिफेक्टिव नहीं है, यही निकाला ना आपको, नन ऑफ देम इज डिफेक्टिव, मतलब प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टेड एंड सेकंड इज नॉट डिफेक्टेड एंड थर्ड इज नॉट डिफेक्टेड, बस ये चीज पकड़ गए तो फिर बचा ही क्या आपके पास क्वेश्चन में, तो आप क्या बोलोगे, सीधे सीधा प्रोबेबिलिटी कि फर्स्ट यूनिट इज नॉट डिफेक्टिव multiplied by probability second unit is not defective given first is not defective multiplied by probability third unit is not defective given first unit and second unit are not defective, बस अब इसमें क्या बचा है भाई, नहीं तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। प्रोबेबिलिटी D1 मतलब पहले यूनिट आपने जो पकड़ी वो डिफेक्टिव नहीं है, देखो 100 यूनिट थी टोटल, इन अ फैक्ट्री देयर 100 यूनिट्स ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट 5 ऑफ व्हिच आर डिफेक्टिव, तो मतलब 95 नॉट डिफेक्टिव है, 5 हमारी डिफेक्टिव है, तो आपने क्या पकड़नी है, नॉट डिफेक्टिव पकड़नी है। हाँ जी, तो 100 में से 95 आपकी चॉइसेस हैं जो आपके लिए फायदेमंद है ना, फेवरेबल चॉइस अपॉन टोटल चॉइसेस, फेवरेबल चॉइसेस 95 है और टोटल चॉइसेस 100 है। हाँ जी, तो D1 95 अपॉन 100 पकड़ गए, मल्टीप्लाई बाय सेकंड यूनिट इज नॉट डिफेक्टिव गिवन फर्स्ट वन इज डिफेक्टिव। हाँ जी, तो ये कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है, सॉरी सेकंड यूनिट इज नॉट डिफेक्टिव गिवन फर्स्ट यूनिट इज नॉट डिफेक्टिव। हाँ जी, तो अब आप ये बताओ, आपने एक यूनिट तो निकाल ली ना जो कि डिफेक्टिव नहीं थी, तो अब कितनी नॉन डिफेक्टिव यूनिट बची हैं, 95 में से 94 बची हैं, और टोटल यूनिट्स भी अब आपके पास कितनी हो चुकी हैं, 99 हो चुकी हैं। हाँ जी, तो बस चुपचाप से बोलो 94 अपॉन 99, इसमें कोई डाउट है, बहुत सिंपल है। तो ये क्या थी, देखो D1 प्रोबेबिलिटी क्या थी कि पहले यूनिट नॉट डिफेक्टिव निकली, तो आपके पास फेवरेबल चॉइसेस कितनी थी 95 और टोटल चॉइसेस कितनी थी 100, 95 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय D2 गिवन D1 का मतलब क्या है कि सेकंड यूनिट इज नॉट डिफेक्टिव गिवन फर्स्ट वाज नॉट डिफेक्टिव, है ना, तो फर्स्ट नॉट डिफेक्टिव आप बोल चुके हो। हाँ जी, तो मतलब एक यूनिट, देखो 100 यूनिट थी तो एक यूनिट जा चुकी है इसमें से, तो टोटल 99 बची हैं, और कौन सी वाली गई है भाई, नॉट डिफेक्टिव वाली गई है, तो टोटल 94 बची है हमारे पास नॉट डिफेक्टिव, और टोटल यूनिट्स कितनी आ जी 99 है। कॉमन सेंस की बात है, ज्यादा बोलूंगा उतना टाइम बर्बाद और कुछ नहीं। अच्छा, अब आप ये भी समझ पा रहे हो प्रोबेबिलिटी ऑफ D3 मतलब थर्ड इज नॉट डिफेक्टिव गिवन फर्स्ट एंड सेकंड वर नॉट डिफेक्टिव, तो बहुत सिंपल है, 2 यूनिट जा चुकी हैं और दोनों की दोनों कौन सी गई हैं भाई, अच्छी वाली गई है, मतलब नॉट डिफेक्टिव गई हैं, तो टोटल कितनी बची है जी 95 में से 2 चली गई, 93 बची है ना, और ऑब्वियसली 2 जा चुकी है 100 में से, तो कितनी बची जी 98 बची, तो सीधा सीधा एक एक घटाते जाओ आपके पास आंसर आता चल जाएगा। देखो मैं सीधे सीधे बोलता हूँ, यहाँ पे तो मैंने समझाने के लिए बोला, अब यहाँ बोलूंगा, देखो जल्दी जल्दी आप गेट एग्जाम कैसे करेंगे, ज्यादा आपका दिमाग भी चला होगा, मेरे से फास्ट ही चला होगा, क्योंकि वही बात है, मेरे को वीक से वीक स्टूडेंट को समझाना था, इसलिए मैं यहाँ पे टाइम लगाता हूँ। काफी स्टूडेंट बोलते हैं कि वीडियो सर लंबे हैं, लंबे इसलिए हैं क्योंकि मैं को बिल्कुल वीक से वीक स्टूडेंट तक पहुंचना है, मैं ऐसे नहीं कि स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट को समझा दूं और बाकी फिर छोड़ दूं, फिर बाकी तो फिर रह जाएंगे ना भाई, है ना। अगर आप मेरे सामने बैठे थे तो आपका रिस्पॉन्स देकर के मैं फटाफट स्पीड से बोल भी सकता था, बट अभी मैं मजबूर हूँ, आप मेरे सामने नहीं बैठे, रिकॉर्डेड सेशन है, तो मेरे को स्लो स्लो बोलना पड़ता है। हाँ जी, तो देखो भाई क्या होगा 95/100 मतलब पहला डिफेक्टिव नहीं निकला, उसके बाद दूसरा डिफेक्टिव नहीं निकला, ऑब्वियसली बात है एक निकल चुका है, तो 94 बचे ना, और यहाँ पे ऑब्वियसली कम हो गया 99, फिर सीधा आगे बोलोगे, अच्छा जी फिर दोनों डिफेक्टिव नहीं थे, तीसरा भी डिफेक्टिव ना निकले, तो 2 डिफेक्टिव नहीं थे, तो मतलब 94 में से फिर एक और चला गया, हाँ जी 93, और 99 में से भी एक चला गया क्योंकि टोटल कम हो चुका, तो 98, सीधा सीधा आंसर निकलना था। आप प्लीज इसको अपने आप कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेना, मैं यहाँ पे इतना कैलकुलेशन नहीं करूंगा। आई थिंक समझ में आ गया सबको, है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें। आगे बढ़े, तो वही बात है, बस एक बार आपको लिखना आ जाए ना, क्वेश्चन अजीब अजीब लगते हैं, एक बार आपको लिखना आ गया फिर कुछ नहीं है, फिर जान है ही नहीं। चलो आगे अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। इफ 6 कार्ड आर सिलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी नो पेयर्स, नो पेयर मतलब 2 कार्ड्स ऑफ सेम डिनोमिनेशन, डिनोमिनेशन मतलब जैसे ये ए है ना, फिर 1 2 3 प्लेइंग कार्ड्स पता होगा ना आपको, 4 अप टू 10 तक जाते हैं, फिर जे क्यू और के, है ना, ये होते हैं ना टोटल 13 डिनोमिनेशंस होते हैं। ये प्लेइंग कार्ड्स के बारे में ये सारा कुछ मैंने आपको कम्युनिटी और इसमें दिखा रखा है भाई, ठीक है। प्लीज एक मेरी कम्युनिटी और इसकी प्लेलिस्ट चेक करो, मैंने वहाँ सारा कार्ड्स के बारे में क्या सूट्स होते हैं और वो सब बता रखा है, प्लीज आप वो सब चेक करो अपने आप। मैं यहाँ पे बार बार चीजें एक्सप्लेन नहीं करूंगा, प्लेइंग कार्ड्स के बारे में आपको बेसिक पता होगा, है ना। 52 कार्ड्स होते हैं, 13 में ये से 13 है ना, तो ऐसे 4 सूट्स होंगे हमारे पास, है ना, क्लब, स्पेड, डायमंड,
है ना, ये सब पता होगा आपको, प्लीज मैं ज्यादा नहीं बोल रहा, आपको क्लियर होगा ये सब कुछ, है ना, नहीं पता तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स की प्लेलिस्ट देखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी नो पेयर्स। तो 6 कार्ड्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। प्लीज देखो आगे ना बात वही विदाउट रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट वाली बात बार बार समझा रहा हूँ, ये हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स वाली बातें होती हैं, वो हम लोग नेक्स्ट पेयर में नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। तो एक एक करके पत्ते निकाले आपने, 52 कार्ड्स का एक आपके पास पैक है, उसमें से आपने एक एक करके पत्ता निकाला है, और क्या कहना है कि 6 के 6 पत्ते अलग अलग डिनोमिनेशन के निकले हैं, एक भी सेम डिनोमिनेशन का नहीं निकला। तो पहला पत्ता आपने चूज किया होगा, 52 में से आपको 52 चॉइसेस हैं, सीधी बात करो, कॉमन सेंस की बात है भाई, है ना। तो पहले के पास आपके पास देखो सीधी सी बात है, 52/52 यही है हमारे पास, 52 टोटल कार्ड्स हैं, और उसमें से 52 चॉइसेस हैं, जो मर्जी पिक कर लो, आपकी मर्जी है, कोई तो पिक करोगे ही, कोई तो डिनोमिनेशन निकलेगा ही, ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद आगे क्या करना है, सपोज कर लो वो निकल आया से ए निकल आया, एज्यूम कर रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि ये चीज समझ में आई है, पहले तो इस चीज को पकड़ लो आराम से। 52 कार्ड से तो आपने पहला कार्ड तो पिक करना ही है, कोई भी कर लेना, तो ऑब्वियसली 52 ही आपके पास फेवरेबल चॉइसेस है, और टोटल चॉइसेस भी 52 ही है ना। तो आपने कोई एक कार्ड पकड़ लिया, है ना, तो प्रोबेबिलिटी 1 है, मतलब सिंपल बात करो तो प्रोबेबिलिटी 1 है कि आपने पहला कार्ड पिक किया और कहीं से मैचिंग नहीं हुआ। ऑब्वियसली बात है, जब एक ही कार्ड पिक करा तो मैचिंग कहां से होनी, मैचिंग तो कोई होनी नहीं है ना, तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी 1 आएगी। तो 52/52 तो हमने एज्यूम कर लिया कि वो ए निकल आया। अच्छा, अब मैं आगे क्या कहूंगा, अब जब मैं नेक्स्ट पत्ता पिक करूं तो क्या प्रोबेबिलिटी कि वो ए नहीं होना चाहिए। अब कॉमन सेंस से सोचो, हमारे पास टोटल ए कितने होंगे भाई, 4 एज है हमारे पास, है ना, एक ए आप निकाल चुके तो बचे कितने, 3 है, तो वो 3 नहीं पकड़े जाने चाहिए, बाकी और कोई मर्जी पकड़ दो। पहली बात तो ये करो, पत्ते कितने बचे हैं, 52 पत्ते थे ना, उसमें से अब आपके पास 51 बचे हैं, 51 कार्ड्स बचे हैं। अच्छा, उसमें से अब आपको फेवरेबल चॉइसेस कितनी है वो जरा मुझे समझाओ। ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास अब फेवरेबल चॉइसेस बची हैं जी 48। व्हाई वी हैव 48 फेवरेबल चॉइसेस, 51 तो कार्ड्स हो चुके हैं, कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि एक कार्ड आप ऑलरेडी पिक कर चुके हो, तब आपको वही बात है, अभी फॉर्मूले से भी कराऊंगा, पहले कॉमन सेंस से करा रहा हूं, ठीक है, पहले कॉमन सेंस से कोशिश कर रहे हैं हम सवाल को बनाने की, बनेगा आराम से, सिंपल सिंपल, थोड़ा सा पेशेंस रखो, बनेगा। तो पहला काम क्या किया हमने, हमारे को कुछ नहीं पता था, 6 कार्ड हमने पिक करने एक के बाद एक के बाद एक, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो पहला कार्ड आपने पिक करा कि कोई भी मैचिंग ना हो कहीं पे भी, ऑब्वियस बात है उसकी प्रोबेबिलिटी बनाएगी, और मैंने बोल भी दिया 52 हमारे पास कार्ड थे और उसमें 52 ही चॉइसेस थी फेवरेबल। हाँ जी, तो हमने 52/52 कर दिया, तो मैंने एज्यूम कर लिया कि वो ए निकल आया। अगर वो ए निकल आया है तो एक बात बताओ, अब आपके पास कार्ड्स बचे कितनी है जी 51, तो इसलिए टोटल चॉइसेस हैं जी 51। अच्छा, और फेवरेबल चॉइसेस कितनी है, फेवरेबल चॉइसेस ऑब्वियसली बताओ 4 ए आप निकाल दोगे, देखो एक ए तो ऑलरेडी निकल चुका है, 3 ए आपको और निकालने, तो 52 में से सीधे सीधे 4 आपने एस निकाल दिए, तो कितने बचे 48। तो ये हो गया जी 48/51। अगर ऐसे नहीं समझना तो ऐसे समझो, एक ए निकल चुका है, 3 ए और निकालने हैं, तो 51 में से 3 गए, 51 में से 3 गए, तो 48 बचेगा, वही मैंने लिख दिया। इतना क्लियर हुआ। अच्छा, अब सपोज करो, अब यहाँ पे जो निकला ना, क्योंकि यहाँ पे तो ए नहीं निकला था, तो उसके अलावा 1 2 3 4 अप टू के कोई भी निकल सकता था, तो मैं जूम करता हूं कि सपोज कर लो ये 2 निकल आया, तो अब मैं क्या कहूंगा, अगला कार्ड जो मैं पिक करूंगा तो उसके लिए चॉइसेस कितनी है भाई, ऑब्वियसली 50 चॉइसेस है ना, क्योंकि 2 पत्ते निकल चुके हैं, तो टोटल है जी 50 चॉइसेस। अच्छा, ऊपर मैं कितना लिखूंगा, 48 में ऑलरेडी कर चुका था, है ना, क्योंकि 4 ये निकल चुके थे। अब आप बात करो, जो 2 आया है, 1 2 आपने निकाल लिया, तो 3 2 और बच रहे हैं ना, 3 2 और बच रहे हैं, तो 2 कोई भी नहीं निकलना चाहिए, मतलब जो 3 2 बच रहे हैं उनको उड़ाओ उसमें से, है ना। तो 48 में से अब आप एक किस्म से ऐसे बोलोगे कि 4 और उड़ जाएंगे, है ना। तो आप आई थिंक समझ पा रहे होगे। अब यहाँ पे कितना बचेगा जी, 44 बचेगा। ये बात समझ आ रही है कि नहीं, सिंपल बात करो, ए ऐसे भी बोलो, 52 टोटल कार्ड्स थे ना, अब ए भी नहीं आना चाहिए और 2 भी नहीं आना चाहिए, टोटल सब कुछ छोड़ के इतनी बात करो, ए कितने हैं जी 4, और 2 भी कितने हैं जी 4, तो 4 और 4 8 चॉइसेस आपके लिए फायदेमंद नहीं है। हाँ जी, तो 52 में से 8 गया, सीधा बोलो 44। आई थिंक समझ आ रहा होगा। तो 44/50 ये है हमारे पास कि इनमें से कुछ और निकला, ए भी, अब ए नहीं चाहिए था, 2 नहीं चाहिए था, तो अब 1 3 4 और अप टू के इनमें से कोई भी आ सकता है। अब अगला चॉइस हम लोग लिख रहे हैं, तो ये हमने ये लिखा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो एक बार और लास्ट टाइम रिपीट करता हूं, देखो 48/51 मैंने बोल दिया कि सपोज कर लो ये 2 निकल आया। अच्छा जी, अब क्योंकि ये 2 निकला है, तो अब मैं क्या कहूंगा, एक दो तो जा चुका है, 3 2 और बचे हैं, तो उनको भी उड़ाना था, है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। और फिर वही बात है, फिर यहां से बोलोगे कि सर 48 - 3 करना, नहीं बेटे, एक दो ऑलरेडी जा चुका है, तो एक तो पहले सब्ट्रैक्ट कर दो ना, तो बचे 47 ना, तो 47 चॉइसेस में से 3 घटाओगे तो 44 ही बचेगा। बार बोलूं, देखो एक तरीका तो यहां था, ये कैसे आपने बोला है कि ए और 2 नहीं निकलना चाहिए, यहाँ पे जो आपका मन करे वो भर लेना,
तो ए कितने हैं जी 4 है, और 2 कितने हैं जी 4 है, 4 और 4 8, 52 में से 8 गए, सीधी सी बात है 44 आएगा, तो 44/50 मैंने कर दिया है। दूसरा तरीका क्या था कि 48 आपके पास फेवरेबल चॉइसेस थी पहले, दो आपने एक निकाल दिया, जब आपने एक निकाल दिया तो अब यहाँ पे बचे कितने 47 बचे हैं ना जी। अब 47 में से तीन और आपको दो निकालने पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि एक दो निकल चुका और तीन जो वो आपकी भी अनफेवरेबल है, क्योंकि दो आपको और आगे नहीं चाहिए था, तो तीन घटा दो, 47 में से तीन जाएगा तो वही बात है 44 ही बचेगा। ठीक है, समझ, जैसे आपका मन करे वैसे करो, ठीक है जी। तो अब ये सपोज कर लो यहाँ पे जो निकला वो जे निकल आया, ठीक है, तो अब जोकर जो निकल आया है, तो इस पे भी कांटा लगा दोगे अब आप। अच्छा, अब आपके पास फिलहाल देखो तीन पत्ते निकल चुके हैं, तो अब बचे कितने जी 49। हाँ जी, तो 49 में से अब देखो, अब जोकर भी नहीं चाहिए आपको, ए नहीं चाहिए, 2 नहीं चाहिए और जोकर भी नहीं चाहिए, तो मतलब 12 पत्ते घटा दो 52 में से, तो कितनी चॉइसेस बचे, ऑब्वियसली 40 चॉइसेस बची। तो अब समझ पा रहे हो ना, यहाँ से 4-4 घटते जा रहे हैं, यहाँ से एक एक घटता जा रहा है, बस 1 2 3 4, पांचवें पत्ता जब निकालोगे तो 48 निकलेगा, और यहाँ से 4 घट जाएगा, सीधा सीधा 4-4 घटते जा रहे हैं ना। मैं ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, आप अपने आप से समझ पा रहे हो ना। अब यहाँ से सपोज कर लो वही बात, अब क्या ज्यादा बोलूं कि क्वीन क्वीन निकल आई, तो क्वीन को भी हटा दो, तो 4 क्वीन थी, तो 4 घटाओ ना यहाँ से, तो 40 में से 4 गए, है ना, तो 40 में से 4 गए, कितना बचा जी 36 बचा, तो 36/48। अच्छा जी, उसके बाद फिर, अच्छा अभी मल्टीप्लाई नहीं करता क्योंकि अभी आपको शायद कंफ्यूजन आएगा, तो मैं इसको अभी दूर करूंगा, है ना। अभी तो इतना कॉमन सेंस से कर रहे हो, फिर तो 2 मिनट रुको, अभी बोलूंगा सारा कुछ, ठीक है जी। तो पहला पत्ता, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, अब छठा, छठा पत्ता और निकाल, क्योंकि 6 पत्ते थे ना। हाँ जी, तो कितना बचा जी 47, ये एक एक घटता जा रहा है यहाँ से 52 फिर 51, क्योंकि एक एक सब्ट्रैक्ट होता चला जा रहा है, एक एक पत्ता आप निकालते चले जा रहे हो, है ना। हाँ जी 47। अच्छा जी, यहाँ आप कितने बचेंगे जी 32 बचेगा, ठीक है ना, क्योंकि 4 घटा देना। हाँ जी, तो अब आप जरा मुझे समझाओ, आपने ये सारी प्रोबेबिलिटी तो ये सब तो बोल दिया कि प्रोबेबिलिटी की पहला जो भी था हमारा हो गया, उसके बाद फिर ये क्या निकली कि 51 पत्ते बचे और उसमें से जो पहला यहाँ निकला था वो ना निकले, फिर यहाँ पे ए और 2 ना निकले, फिर यहाँ पे A2 और J ना निकले, यहाँ पे A2JQ ना निकले। समझ पा रहे हो ना, ये देखो आराम से देखो, अगर आपको नजर आ रहा तो A2JQ इनमें से कोई यहाँ पे ना हो, ऐसे ये सपोज कर लो K निकल आया, बोलूंगा A2JQK, ये नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी हो जाए, तो ये 4 4 है ना, सारे घटा दो, 4 4 8 4 12 4 16 4 20, तो 20 घटा दो, 52 में से 20 का सीधा 32, 32/47, है ना, क्योंकि पत्ते कितने निकाले आपने 1 2 3 4 5, 5 पत्ते निकाले थे, तो 52 में से 5 गए 47, 47 32/47। हाँ जी, तो अब मैं क्या करूं, इन सारी जो प्रोबेबिलिटीज मैंने निकाल रखी हैं, इनको मल्टीप्लाई करूं, डिवाइड करूं, ऐड करूं, क्या ना करूं वो समझ नहीं आ रहा है। तो थोड़ा सा अगर आप सोचोगे, कॉमन सेंस से सोचोगे, तो आपको अब अपने आप से क्लियर होगा। यहाँ पे जो भी आया है, इवेंट 1 इज कि आपने कोई भी कार्ड निकाला, उसके बाद जो कार्ड निकाला, अब यहाँ क्या बोलोगे, प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड कार्ड इज नॉट दिस कार्ड, है ना। तो कार्ड कैन, इवेंट 2 इज it can be any card given it is not the card which was given in the first event, है ना। फिर उसके बाद फिर we can probability that we get any card given it is not one of these two, ठीक है। तो मैं लिखूं एक बार, देखो इवन क्या होगा, इवन इज पिक एनी कार्ड, इवन इवेंट क्या है, पिक एनी कार्ड। थोड़ा सा ना मैं आपको बस क्वेश्चन को ढाल के दिखा रहा हूं, बहुत सारे टीचर्स क्या करेंगे, सीधा बोलेंगे मल्टीप्लाई करो आंसर निकालो काम खत्म, लेकिन मैं आपको रीजन दे रहा हूं क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग। तो इवन इवन इवेंट क्या है, अब यहीं से देखो, पहले कॉमन सेंस से थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया होगा, नहीं तो मैं सीधा ऐसे बोलता ना, इवन पिक एनी कार्ड, फिर E2 ये E3 ये, वो अब एकदम दिमाग में ना घुसता, आपको बड़ा मुश्किल लगता। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पहले इंट्यूशन आपके सामने डेवलप करी कि हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं यहाँ पे। अब देखो, अब इंट्यूशन के हिसाब से मैं समझाऊंगा, तो अब आप अपने आप से समझोगे इवेंट्स क्या थे। हाँ जी, तो इवन क्या होगा, पिक एनी कार्ड फ्रॉम 52 कार्ड्स, कोई भी कार्ड पिक करो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है भाई 52/52। अच्छा जी, E2 क्या बोलोगे, E2 क्या होगा बताओ, कि E2 होगा कि पिक एनी कार्ड गिवन इट इज नॉट डोमिनेशन ऑफ इवन, इवन की डोमिनेशन ना हो। अच्छा जी, उसके बाद फिर E3 क्या होगा, पिक एनी कार्ड गिवन इट इज नॉट डोमिनेशन ऑफ E1 एंड E2, ठीक है। E4 क्या होगा, पिक एनी कार्ड गिवन इट इज नॉट डोमिनेशन ऑफ E1 एंड E2 एंड E3। फिर E5, पिक एनी कार्ड गिवन इट इज नॉट डोमिनेशन ऑफ E1 E2 E3 एंड E4, रफली मैं लिख रहा हूं, ठीक है। अच्छा जी, ऐसे ही फिर E6 आ जाएगा,
E6 क्या आ जाएगा, पिक एनी कार्ड गिवन इट इज नॉट डोमिनेशन ऑफ E1 to E5। तो अब मैं क्या चाहता हूं, प्रोबेबिलिटी E1 and E2 and E3 and E4 and E5 and E6। तो मैं क्या बोलूंगा, ये क्या होगा जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन E1, E2 गिवन E1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 गिवन E1 एंड E2 डॉट 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 डॉट। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे ना। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे वही बात है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कह रहे हैं सबको मल्टीप्लाई करवाना है, तो इसलिए अब मैं यहाँ आके बोलूंगा ठीक है जी, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करवाओ। ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं, एंड वाली सेंस आ रही है कि ए पिक करा, मतलब प्रोबेबिलिटी कि आपने कोई भी कार्ड पिक कर लिया, उसके बाद फिर प्रोबेबिलिटी कि इट इज नॉट द डोमिनेशन ऑफ दिस, है ना, तो बोलेंगे ना एंड सेकेंड कार्ड पिक इज नॉट डोमिनेशन ऑफ दिस। तो अब आप बोलोगे कार्ड कितने बचे थे 51 और टोटल अब हमारे पास चॉइसेस कितनी बची, ओनली 48, है ना, क्योंकि यहां से 4 पत्ते उड़ चुके हैं। ए के 4 पॉसिबिलिटी थी, मतलब 4 पत्ते होते थे, क्योंकि 4 सूट्स है हमारे पास, तो 4 4 उड़ा दो, इसलिए 48/51। उसके बाद फिर एक पत्ता और कम हो गया, तो 50 बचे हैं, उसमें से ना तो ए आए ना ही 2 आए, तो 4 और 4 8 घट गए, तो इसलिए 44 आ गया, एंड सो ऑन। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा मैं कैसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज एक बार अगर आपने ये सब चीजें समझ लिया ना, तो समझ लो फिर क्वेश्चन आपके लिए इजी है, नहीं तो भाई वही बात है, दिक्कत है ना। तो मैं इसको एक बार छोटा करता हूँ, ठीक है, आप इसको आराम से नोट डाउन कर लो। मेरे को लग रहा है एक स्क्रीन पे आएगा नहीं, है ना, तो 2 बारी में नोट डाउन करना, तो थोड़ा सा बड़ा ही कर लेते हैं। हाँ जी, तो पहले तो ये लो, यहाँ तक आप नोट डाउन करो, इतना नोट डाउन करो, ठीक है, यहाँ तक कर लो आप लोग, फिर मैं इवेंट्स वाला सारा दिखा देता हूँ। नोट डाउन कर लिया, फिर आगे ये इवेंट्स वाला नोट डाउन कर लो सारा, ठीक है, लो ये आराम से आप नोट डाउन कर लो। क्लियर है एकदम, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो वही बात है, थोड़ा सा इंग्लिश में शायद आपको मिस्टेक लग सकता है कि इवन क्या है, पिक एनी कार्ड फ्रॉम 52 कार्ड्स, पिक एनी कार्ड गिवन इट इज नॉट डोमिनेशन ऑफ, हाँ ठीक है, चल जाएगा। आई थिंक थोड़ा थोड़ा आपको अपने इंट्यूशन से सोचोगे ना, उतना समझ में आएगा। मैं जितना मर्जी इंग्लिश इसको ठीक कर लूँ, चेंज कर लूँ, उससे कोई फायदा नहीं होगा। मेन बात है इंट्यूशन को पकड़ो आप, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको पकड़ में आ चुका है तो फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपके लिए क्वेश्चन एकदम ठीक है। तो द मेन थिंग इज कॉमन सेंस से आप इतना तो समझ जाओगे कि 6 कार्ड निकालने हैं, तो पहले ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा एंड सो ऑन, ये सब आपको पता लग जाएगा। फिर आगे क्या करना है वो आपको मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, क्योंकि एंड की सेंस आती जाएगी बार बार, है ना। तो पहला कार्ड निकला एंड, सेकंड ए ना हो एंड, थर्ड जो है वो ए भी ना हो और 2 भी ना हो एंड, फोर्थ जो मैं पिक करूं वो ए 2 और जे ना हो एंड सो ऑन। आई थिंक क्लियर होगा अगर सबको मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा और देखो, जितना सोचोगे ना उतना समझ में आएगा। मैं प्रोबेबिलिटी में सवेरे से लेकर रात तक भी बोलता रहूंगा ना, तो भी काम खत्म नहीं होगा मेरा। बेटर है आप थोड़ा सा सोचो, जितना ज्यादा आप सोचोगे ना उतनी चीजें आपके माइंड में फिट होती चली जाएंगी। द ओनली थिंग इज यू हैव टू डेवलप योर थिंकिंग, और मैं आपकी पूरी 99 के 100% हेल्प कर रहा हूँ, आपको जमीन से उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, थिंकिंग डेवलप करवा रहा हूँ मैं आपकी। अगर लेवल यहाँ है ना, तो मैं देखो, अगर आपका लेवल यहाँ है तो मैं यहाँ तक आ गया, नीचे पूरा आपके लेवल से भी नीचे गिर के आपको बिल्कुल पाताल में, जमीन में घुस के आपको धीरे धीरे ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा हूं। तो कोशिश करो प्लीज, आप मेरे साथ साथ चलो, क्योंकि दिक्कत यही आती है स्टूडेंट्स को, वो कॉमन सेंस से करते हैं, कॉमन सेंस लगानी नहीं है। एक बार फॉर्मूले में आपको लिखना आ जाए, वो लिखने के लिए मैं आपको दुनिया भर के क्वेश्चन करा रहा हूं, और अपना लेवल यहां से यहां गिरा करके धीरे 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 आपके साथ साथ अप करने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि मेरे को इतना पता है, इतना एक्सपीरियंस है, मैं समझा पा रहा हूं, क्योंकि 11 ईयर्स मेरे को हो चुके हैं पढ़ाते हुए, ये सब सब्जेक्ट्स सब, मतलब लगभग लगभग 11 साल हो गया पढ़ाते हुए। तो वही सब चीजें हैं, मैं देखता रहता हूँ ना, एक्सपीरियंस से धीरे धीरे मेरे को समझ में आया। मैं पहले ऐसे ही करता था, सीधा फॉर्मुला लिख दिया, सॉल्व करा दिया, सारे बच्चे का अच्छा ठीक है, हो गया हो गया हो गया। फिर जब क्वेश्चन करने बैठते थे तो एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता था, तो ऐसे बोलते थे कि सर जो आपने पढ़ाया वो तो समझ में आ गया, लेकिन अब क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। तो फिर मैं यही बोलता था, भाई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो इसका मतलब आपको समझ नहीं आया। तो फिर धीरे 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 जैसे जैसे मैंने पढ़ाया ये सब्जेक्ट, तो मेरे को समझ में आया कि ठीक है, जैसे स्टूडेंट सोचते हैं ना, वैसे एक बार मैं सोचने की कोशिश करता हूँ, उसके हिसाब से क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूँ। तो फिर जैसे स्टूडेंट सोचते थे, फिर मैंने वैसे सोचने की कोशिश करी, फिर वो सोचते थे सारा कॉमन सेंस, जो मैं पहले 2012 में गलती कर चुका था कॉमन सेंस वाली। तो वही सारे स्टूडेंट बार बार ये करते थे, मैं बोलता था, चिल्लाता रहता था क्लास में, ऐसे 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 हो रहा है, ये कहते थे है बकवास है, क्या फॉर्मूला लगाए हम तो ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं, सर पता नहीं क्यों ऐसे टाइम पास करते जा रहे हैं। सीधा हमारे को नजर आ रहा है 1/3 आंसर आएगा, जैसे कोई भी क्वेश्चन कराया, सीधा बच्चे क्वेश्चन लिखता था, उससे पहले आंसर आ जाता कि हाँ जी लो जी सर 1/3 आंसर आएगा। मैं कहता अच्छा ठीक है जी, आ गया होगा इनको समझ में। वो अपने दिमाग से कर रहे थे क्वेश्चन को। फिर जैसे ही थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन आया, वो उनसे जरा सा भी, इतना सा भी नहीं हिलता था। मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन है अगर, तो इतना सा भी नहीं हिलता था उनसे, बाकी तो छोड़ ही दो,
पर जो सिंपल क्वेश्चन कराया उसमें सीधे सीधे आंसर, क्यों? क्योंकि वो कॉमन सेंस से सॉल्व हो रहे थे, और जो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है वहां पे कॉमन सेंस काम आती नहीं, तो फंस जाते थे। तो फिर इसलिए धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपीरियंस आया मेरे को, तो मेरे को क्लियर हुआ कि इस बात पे मेरे को स्ट्रेस देना पड़ेगा कि फॉर्मूले बेस्ड चलना है। इसलिए मैं बार बार हर वीडियो में प्रोबेबिलिटी की आपको समझा रहा हूँ, फॉर्मूले पे स्ट्रेस दो, फॉर्मूले पे स्ट्रेस दो, फॉर्मूले के हिसाब से क्वेश्चन को ढालने की कोशिश करो। कॉमन सेंस से हो भी रहा है तो भी करो मत, उसको फॉर्मूले में ढालो और लिखो, ठीक है? तब आपको चीजें समझ में आएंगी और तब आप प्रोबेबिलिटी में परफेक्ट होगे। नहीं तो भाई प्रोबेबिलिटी में परफेक्ट नहीं होता कोई भी। इवन कड़वी बात बोलूं, जो मैथमेटिक्स में पीएचडी भी करके बैठे होते हैं ना, एमएससी बीएससी तो छोड़ो, पीएचडी भी करके बैठे हुए हैं ना, उनसे भी नहीं होते क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी कहता है नहीं बनेगी, उनके हाथ खड़े हो जाते हैं। क्योंकि मेरे को याद है, मैं जब फंसता था प्रोबेबिलिटी में, तो मेरे नॉन में बहुत सारे टीचर्स थे, अब मैं नाम तो नहीं लूंगा, मैं मतलब कोचिंग में पढ़ा रहा था, तो उस टाइम पे मैथमेटिक्स की कोचिंग थी वो, तो वहां पे मैं पूछता तो नहीं बता पाते थे, मैथमेटिक्स के टीचर नहीं बता पाते थे, क्यों? क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता थे, कहते टच नहीं है जी, हमारा प्रोबेबिलिटी में टच नहीं है जी, हम तो भूले पड़े हैं जी, है ना? टच होता तो हम एक झटके में आंसर कर देते, टच की क्या जरूरत है भाई इसमें, है ना? फॉर्मूले आने चाहिए आपको, फॉर्मूले में लिखना आना चाहिए, तब आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे, तो कोई सोल्व नहीं कर सकता है प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन, मैं आपको बता रहा हूँ। चाहे कोई पीएचडी करके आ जाए, चाहे कोई पोस्ट डॉक्टरेट करके आ जाए, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सोल्व नहीं होते कॉमन सेंस से, एक बात ध्यान रखना हमेशा। चाहे कितना मर्जी आपने प्रैक्टिस कर ले, चाहे कितना मर्जी कुछ कर लिया हो, कॉमन सेंस से क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है? इनफैक्ट आप कोरा पे, मैंने तो बहुत रिसर्च करी थी प्रोबेबिलिटी में, कोरा पे आप जाके देखो, रिव्यूज पढ़ोगे लोगों के, जैसे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन डाल रखे होते हैं, तो लगभग लगभग हर हर जो भी, मतलब इवन पीएचडी होल्डर भी जो है, वो कोई कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से पीएचडी है, कोई एमआईटी से पीएचडी है, उन लोगों ने आंसर कर रखे हैं और उन्होंने काइंड सजेशन नीचे करके दे रखा है कि प्लीज यूज फॉर्मूला टू सॉल्व द क्वेश्चन। बस, ज्यादा इंट्यूशन, ज्यादा उसमें मत घुसो। अब इससे बड़ी बात मैं क्या बोलूं, ठीक है? चलो ठीक है, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ जी, लो भाई, क्या कह रहे हैं? एन ऑर्डिनरी डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स इज रैंडमली डिकोडेड इनटू 4 पाइल्स, 4 पाइल्स बना लिए ऑफ 13 कार्ड्स ईच। द प्रोबेबिलिटी दैट ईच पाइल हैज एग्जैक्टली वन एस इज, एस मतलब ए, हर एक में एग्जैक्टली एक एक ए आया, तो समझ पा रहे हो? 52 कार्ड्स है हमारे पास, इन 52 कार्ड्स के आपने 13 के पाइल्स बनाए हैं, 4। जैसे खेलते हैं तो जैसे मतलब यू कैन से प्लेइंग कार्ड से हम लोग खेलते हैं, तो 13 4 लोगों में बांट लिए हैं। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि हर एक में एग्जैक्टली एक एक एस आया है, ठीक है? तो ये हमारे को निकालनी है। तो कॉमन, पहले तो ये सोचो करोगे क्या। 52 है ना आपके पास, 52 पत्ते हैं, तो पहली पाइल आप बनाओगे, उस पाइल में आपको क्या चाहिए? एग्जैक्टली एक एस आना चाहिए। अब प्लीज मैं बार बार समझा रहा हूं आपको, इस क्वेश्चन को करने के लिए ना भाई, आपको कॉम्बिनेटोरिक्स आनी चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी और कॉम्बिनेटोरिक्स बहुत ज्यादा आपस में इंटरलिंक्ड है, तो अगर आपको कॉम्बिनेटोरिक्स नहीं आती ना, तो भाई आप कहीं ना कहीं जरूर फंसोगे। तो मैं नीचे बड़ा बड़ा लिख देता हूं बेशक से, कॉम्बिनेटोरिक्स के कंसेप्ट यहां लगेंगे। अगर आपने कॉम्बिनेटोरिक्स मेरी पढ़ी हुई है तो आपको क्वेश्चन आसान लगेगा, नहीं तो भाई फंसोगे आप, ठीक है? तो मेरी काइंड सजेशन है, कॉम्बिनेटोरिक्स और प्रोबेबिलिटी आपस में ऐसे इंटरलिव्ड है भाई, ठीक है? तो इसलिए मैंने पहले कॉम्बिनेटोरिक्स आपको कंप्लीट करा रखा है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, प्लीज कॉम्बिनेटोरिक्स देख लो ढंग से, उसके बाद प्रोबेबिलिटी आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगी, नहीं तो आप लोग कहीं ना कहीं फंसोगे। हाँ जी, तो देखो भाई कैसे करेंगे हम लोग। तो मैं क्या कहता हूँ, 52 कार्ड थे हमारे पास, उसमें से पहले मैंने 13 का एक पाइल बनाया होगा, और उसमें मेरे को एग्जैक्टली 1 एस चाहिए। तो कैसे लिखेंगे बताओ इस चीज को? देखो बहुत सिंपल बात है, तो चार एस है ना टोटल, उसमें से कोई भी एक एस आ सकता है ना इसमें, तो हमारे को क्या लिखना चाहिए था? 4C1, 4 में से कोई भी एक एस पिक करो। उसके बाद अब एक पत्ता तो जा चुका है, 13 पत्ते आपने चूज करने थे, है ना? और तो हम क्या बोलेंगे, अब हमारे पास 12 पत्ते रह गए हैं, 12 आपको चूज करने, और कितने में से चूज करने हैं? ऑब्वियसली 4 तो एस थे ना, तो ये 4 तो लेने नहीं, तो बचे कितने हैं जी? 48। तो 48 में से आप 12 पत्ते चूज करोगे, और डिवाइड कितने से करोगे? टोटल चॉइसेस कितनी है जी? 52C13। तो ये प्रोबेबिलिटी आई कि पहली पाइल में एक एस आ चुका है। बात समझ आई कि नहीं? दोबारा से बोलता हूं, देखो क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहली पाइल में पहला एस आ गया है। तो पहली पाइल कैसे बनाएंगे? आपने 52 में से कोई भी 13 पत्ते चूज कर सकते थे आप। टोटल चॉइसेस कितनी है? 52C13। अच्छा, लेकिन अब आपकी फेवरेबल क्या चॉइसेस हैं? 4 में से कोई एक एस पकड़ूंगा, और जो बचे हुए पत्ते हैं, 4 तो एस जा चुके हैं ना, तो अब बचे हुए कितने हैं? 48 है ना आपके पास, 52 में से 4 गया 48, तो 48 पत्तों में से आपको 12 पत्ते नहीं चाहिए, तो 48C12 हमने कर लिया। बात समझ आएगी नहीं? कॉमन सेंस की बात अभी नहीं समझ आए तो बार बार बोल रहा हूँ, कमेंट और देखो भाई, मैं यहाँ बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा चीजें, ठीक है? क्लियर हो गया? अच्छा, तो ये हो गया जी प्रोबेबिलिटी की पहली पाइल में एक एस चला गया।
दैट इज से योर इवन इवेंट। ठीक है, अच्छा जी, अब E2 इवेंट क्या होगा? E2 इवेंट होगा कि सेकंड पाइल में एक एस गया, गिवन फर्स्ट पाइल में एक एस जा चुका है। बात समझ आ रही है? तो ये क्या होगा जी, है ना? तो अब सेकंड ये जो प्रोबेबिलिटी, अब मैं क्या निकाल रहा हूं, E2 गिवन इवन निकाल रहा हूं। E2 क्या है भाई? E2 है जी सेकंड पाइल हैज गोट, या प्रॉपर एक बार लिखूं पहले, एक बार मैं लिख देता हूं, है ना, जल्दबाजी करूंगा तो फिर आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। तो E1 क्या है जी? फर्स्ट पाइल हैज गॉट 1 एस। E2 इवेंट है जी सेकंड पाइल हैज गॉट 1 एस। E3 है जी थर्ड पाइल हैज गॉट 1 एस। E4 है जी फोर्थ पाइल हैज गॉट 1 एस। यही है ना, हमारे को यही चाहिए ना, चारों पाइल में एक एक एस चाहिए। तो मेरे को क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 इंटरसेक्शन E4, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 and E2 and E3 and E4, मतलब फर्स्ट पाइल हैज 1 एस एंड सेकंड पाइल हैज 1 एस एंड थर्ड पाइल हैज 1 एस एंड फोर्थ पाइल हैज 1 एस। ये चाहिए ना मेरे को। तो अब आप जरा मुझे समझाओ कैसे निकालोगे, है ना? फॉर्मूला आपको पता है, तो फॉर्मूला क्या होगा? हाँ जी, तो क्या निकालना है मेरे को? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड E2 एंड E3 एंड E4, मतलब प्रोबेबिलिटी फर्स्ट पाइल हैज 1 एस एंड सेकंड पाइल हैज 1 एस एंड थर्ड पाइल हैज 1 एस एंड फोर्थ पाइल हैज 1 एस, है ना? तो चार इवेंट है मेरे पास। फर्स्ट पाइल हैज गॉट 1 एस, सेकंड पाइल हैज गॉट 1 एस, थर्ड पाइल हैज गॉट 1 एस, फोर्थ पाइल हैज गॉट 1 एस। हाँ जी, तो प्रोबेबिलिटी क्या निकालने में? प्रोबेबिलिटी फर्स्ट पाइल हैज गॉट 1 एस एंड सेकंड पाइल हैज गॉट 1 एस एंड थर्ड पाइल हैज गॉट 1 एस एंड फोर्थ पाइल हैज गॉट 1 एस। ठीक है, हाँ जी, तो कैसे निकालते थे भाई? फॉर्मूला मेरे को रिवाइज कराओ। हाँ जी, तो क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ये मैंने ऑलरेडी आपको निकाल के दिखा दी है। E1 मत बोलो इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बोलो, है ना? तो E1 हमने इवेंट लिख रखा है, फर्स्ट पाइल हैज गॉट 1 एस, उसकी प्रोबेबिलिटी मैंने निकाल दी कि फर्स्ट पाइल में एक एस आ चुका है। ठीक है जी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन E1। क्यों? मतलब सेकंड पाइल हैज गॉट 1 एस गिवन फर्स्ट पाइल हैज ऑलरेडी गॉट 1 एस, ये हमारे को चाहिए। अच्छा जी, मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 गिवन E1 एंड E2, मतलब प्रोबेबिलिटी दैट थर्ड पाइल हैज गॉट 1 एस गिवन फर्स्ट पाइल हैज गॉट 1 एस एंड सेकंड पाइल हैज गॉट 1 एस। अच्छा, समझ पा रहे हो? नहीं, बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा सोचोगे तो आपको अपने समझ में आएगा। अच्छा जी, आगे क्या करना है मेरे को? जगह नहीं बच रही, नीचे करूं? नीचे करता हूं। हाँ जी, तो क्या करना है आगे? यहाँ ऊपर लिख दो, मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी E4 गिवन, मतलब फोर्थ पाइल हैज गॉट 1 एस गिवन फर्स्ट पाइल हैज गॉट 1 एस एंड सेकंड पाइल हैज गॉट 1 एस एंड थर्ड पाइल हैज गॉट 1 एस। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। तो बस इन चारों को निकालना है, मल्टीप्लाई कराना, आंसर निकल जाएगा, हमारा काम खत्म। ठीक है जी, तो अब बोलो जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या निकली? 4C1 into 48 C12 डिवाइडेड बाय 52 C13। नहीं समझ आया तो लास्ट टाइम फटाफट रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को अब सारा यूज करना है, आपको टेंशन आएगी, इसलिए मैं कर रहा हूं। टोटल चॉइसेस, पहली फाइल बनाने के टोटल चॉइसेस क्या है जी? 52 में से कोई भी 13 पत्ते पकड़ लेना, 52 C13। अच्छा जी, उसके बाद फिर अब आपको फेवरेबल चॉइसेस क्या है? चार में से कोई एक एस पकड़ना है मेरे को, तो इसलिए मैंने 4C1 कर लिया। मल्टीप्लाई, अभी काम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि 13 पत्ते चूज करने, याद आ रहा है ना? ये यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों है? मल्टीप्लीकेशन रूल याद करो, है ना? बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो मैंने सिखाया था आपको मेरिटोरियस में, मैंने वहां सारा समझाया था। तो पहला अभी क्या काम है आपके? 13 पत्ते चूज करने, उसमें से एक एस लेना है, बाकी 12 कोई मर्जी पकड़ सकते हैं। तो पहला पकड़ो ना एस, तो 4C1। अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ, अभी 12 पत्ते आपको चूज करने हैं। तो 12 किस में से करने हैं ये सोचो, 48 में से, क्योंकि 4 एस तो ऑलरेडी जा चुके हैं, है ना? मतलब क्योंकि 4 में से कोई और एस तो पकड़ना नहीं आपको, तो पत्ते की चॉइसेस कितनी बची है? 48। 48 में से 12 पकड़ने थे आपको, तो 4C1 मल्टीप्लाई बाय 48 C12। बिल्कुल बेसिक से मैंने बोल दिया, मल्टीप्लाई क्यों हुआ? फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग का वाला वीडियो देखो, मैंने वहां सारा एक्सप्लेन किया था। कमेंट और इसकी बेसिक बात है, कुछ नहीं है ना? सिंपल बात है, एक काम और दो काम, है ना? पैंट शर्ट वाली बात, ड्रेसअप होना है तो 3 तरह से पैंट ले सकते हो, 4 तरह से शर्ट ले सकते हो, तो 4 into 3 12 वे से आप ड्रेसअप हो सकते हो ना? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? बेसिक बात और ज्यादा बोल दी मैंने, इससे ज्यादा क्या घुसूं मैं बेसिक्स में? क्लियर हो गया होगा? नहीं समझाया तो मैं ज्यादा नहीं एक्सप्लेन करूंगा, कमेंट और उसके वीडियो देखो। बार बार मैं एक्सप्लेन करूंगा तो टाइम बर्बाद होगा, कुछ नहीं। ठीक है जी, हाँ जी, तो 4C1 अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ, है ना? क्योंकि पैंट आपने सिलेक्ट कर लिया, तो अभी ड्रेसअप थोड़ी होगी, फिर शर्ट चूज करनी पड़ेगी, तब जाके ड्रेसअप होगा ना। तो वही चीज है, तो पहले आपने एक एस चूज कर लिया, अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी आपको 12 पत्ते और चूज करने हैं, इसलिए मल्टीप्लीकेशन के साइंस है। तो मल्टीप्लाइड बाय 48 C12। क्योंकि 48 क्यों करा है? क्योंकि 4 तो ऑलरेडी एस जा चुके हैं, तो 52 में से 4 गए 48, 48 में से कोई भी 12 पकड़ लेना, डिवाइडेड बाय 52 C13। आई थिंक मैंने काफी बार रिपीट कर दिया, नाना करते करते आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकल चुका है। अब आप जरा मुझे समझाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन E1 क्या होगा? E2 गिवन E1 मतलब E1 ऑलरेडी हैपन हो चुका है, मतलब 13 पत्ते आपके ऑलरेडी जा चुके हैं, तो अब टोटल पत्ते कितने बचे आपके पास?
कितने बचे हैं? 52 में से 13 गए, 39 बचे ना। 13 13, हाँ ठीक है, 52 माइनस 13 इज, करके देख लो, 52 माइनस 13 कितना आएगा? 39 आएगा। चेक कर ले एक बारी। हाँ 39 ही आएगा, ठीक है। तो मैं एक बार इसको हटा देता हूँ, ठीक है जी। 39 पत्ते बचे हैं। अब 39 में से आपको कोई भी 13 पकड़ने थे, तो नीचे लिखो यहाँ पे 39C 13, ये टोटल चॉइसेस थी आपके पास। अच्छा, अब आपको चाहिए क्या? अब देखो, क्योंकि इवन हैज ऑलरेडी हैपेंड, क्योंकि इवेंट इवन हो चुका है, इसका मतलब एक एस आपका पहले 13 के पाइल में जा चुका है। तो बचे कितने एस हैं? 3 एस बचे हैं। तो अब बोलोगे ना आप उस, और एक एस चाहिए आपको उसमें से, तो 3C1, 3 में से कोई एक एस चाहिए। अच्छा, अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ क्योंकि एक एस आपने पकड़ा है। अब टोटल पत्ते कितने बचे हैं? 39 टोटल आपके पास यू कैन से कार्ड्स थे, उसमें से 3 तो आपको लेने ही नहीं है, तो 39 माइनस 3 इज 36, तो 36 में से आप 12 पत्ते ले लोगे। आराम से पकड़ो इस बात को, आराम से, कोई जल्दी नहीं है मेरे को, प्लीज आराम आराम से देखो। E2 given even has already happened, मतलब E2 इवेंट क्या था कि सेकंड पाइल हैज गॉट 1 एस, गिवन फर्स्ट पाइल हैज ऑलरेडी गॉट 1 एस, गिवन फर्स्ट पाइल हैज ऑलरेडी गॉट 1 एस, तो एक एस ऑलरेडी फर्स्ट पाइल में जा चुका है। अब फर्स्ट पाइल बन चुकी है ना भाई, इतनी बात करो, फर्स्ट पाइल अगर बन चुकी है तो 13 पत्ते तो जा चुके हैं। अब बचे कितने आपके पास? 39, तो 39 में से कोई भी 13 पत्ते आप पकड़ सकते हो, ये है आपके पास टोटल चॉइसेस। बट एस कितने बचे हैं? क्योंकि एक एस ऑलरेडी इवन इवेंट में जा चुके हैं, क्योंकि इवन ऑलरेडी हैपन हो चुका है ना, तो एक एस तो ऑलरेडी पहली पाइल में जा चुका है। तो बचे कितने हैं जी? 3 एस बचे हैं आपके पास, तो 3 में से कोई भी एक पकड़ लेना, ठीक है। अच्छा, टोटल कितने थे हमारे पास? 39 पत्ते थे, 3 तो एस हैं, तो वो 3 तो हटा देना, तो बचे कितने? 36, तो 36 में से 12 पकड़ लेना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको, ठीक है जी। तो ये हो गया जी E2 गिवन इवन। अच्छा जी, अब आप जरा मेरे को कॉमन सेंस से बताओगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 गिवन इवन एंड E2 हैव ऑलरेडी हैपेंड, दोनों हो चुके हैं। प्लीज मेरा सजेशन है, वीडियो को पॉज करो, आप अपने आप से आंसर लिखने की कोशिश करो, और उसके बाद आप मेरा आंसर देखना। थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा यहाँ पे। बोलो भाई, पहले तो E3 गिवन इवन E2 ऑलरेडी हैपेंड, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग third pile will get 1 ace given first pile and second pile already have got 1 ace, 1 ace दोनों में जा चुका है। हाँ जी, तो बताओ भाई, तो ऑलरेडी 2 पाइल्स बन चुकी हैं, तो अब तीसरी पाइल आपकी बन रही है ना, तो चॉइसेस कितनी है आपके पास? ऑब्वियसली 26 चॉइसेस है ना, क्योंकि 13 और चले गए, 39 में से 13 गए, 26 बचा। सीधे बात करो, तो ऐसे भी देख सकते थे, 52 पत्ते थे ना आपके पास, 2 पाइल्स बच चुके हैं, 26 पत्ते जा चुके हैं, तो अब यहाँ पे कितने अब टोटल कितने बचे हैं आपके पास? 26 पत्ते बचे हैं, उन 26 में से आपको 13 पकड़ने हैं, 26 में से कोई भी आप 13 पकड़ सकते थे, ये है हमारे पास टोटल चॉइसेस, ठीक है। मैं एक बार लाइन खींच देता हूँ भाई, आपको टेंशन नहीं आनी चाहिए। हाँ जी, तो 26 में से कोई भी आप 13 पकड़ सकते थे। अच्छा जी, अब आप जरा मुझे बताओ ऊपर में क्या लिखो, क्योंकि 2 एस ऑलरेडी जा चुके हैं, 2 पाइल में 2 एस, एक में एक एस, दूसरे में दूसरा एस जा चुका है, तो बचे कितने? सिर्फ 2 एस बचे हैं। हाँ जी, तो 2 में से कोई भी एक पकड़ लेना जो आपकी इच्छा करे। अच्छा जी, अब 26 में से 2 पत्ते तो एस के थे, उनको छोड़ दो, तो 24 पत्ते ही बचे ना, 24 में से कोई भी 12 पकड़ लेना, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा ठीक से लिख दूं, ठीक से लिख देता हूँ। हाँ जी, 24 में से कोई भी 12 पत्ते पकड़ लेना, ये 12 है, ठीक है। 24 में से कोई भी 12 पत्ते पकड़ लेना, 24 12, ठीक है। आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग। तो ये हो गया जी E3 गिवन इवन E2। प्लीज, आई थिंक मेरे को लग रहा है थोड़ा विजिबल नहीं हो रहा, तो अगर आपको ढंग से दिखा नहीं है तो मैं पढ़ देता हूँ। ये क्या लिखा मैंने? 2C1, 2C1 क्यों? क्योंकि 2 में से कोई भी एक एस आप पकड़ सकते हो, क्योंकि 2 एस तो जा चुके हैं, अब बचे कितने से? 2 एस बचे, तो 2 में से कोई एक पकड़ लेना, मल्टीप्लाइड बाय, अब कितने से करेंगे? देखो टोटल पत्ते 26 थे, 26 में से आपको 13 पकड़ने थे, दिस बार टोटल चॉइसेस, तो 26 में से 2 चले गए, क्योंकि 2 तो एस थे, उनको तो पकड़ना नहीं है, तो बचे कितने? 24, 24 में से जो मन कर रहा है 12 पत्ते पकड़ लेना, तो मैंने 24 में से कोई भी 12 पकड़ दिए, ठीक है जी। अब आगे बढ़ो जी, अब आपका आएगा जी लास्ट इवेंट। मैं थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ ना, ये दिक्कत होगी थी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 गिवन इवन एंड E2 एंड E3 हैव ऑलरेडी हैपेंड, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फोर्थ पाइल गेटिंग एस गिवन फर्स्ट पाइल हैज गॉट 1 एस, सेकंड पाइल हैज गॉट 1 एस एंड थर्ड पाइल हैज गॉट 1 एस। दोबारा से बोलता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फोर्थ पाइल गॉट 1 एस गिवन फर्स्ट पाइल हैज गॉट 1 एस and second pile has got 1 s and third pile has got 1 s।
तो ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कॉमन सेंस से सोचो आप लोग। पत्ते कितने बचे हैं भाई आपके पास, 3 पाइल ऑलरेडी। देखो पॉज करके अपने आप से आंसर करने की कोशिश करो, कॉमन सेंस से आंसर करना, मतलब ये लिखना अपने हिसाब से, और फिर मैं आपको अपना लिख के दिखा रहा हूँ। पर वैसे मैं आपको कॉमन सेंस बता सकता हूँ। आई थिंक आपने पॉज करके नोट डाउन कर अपना लिख लिया होगा, अब आप मेरा देखना। और मैं पहले आपको लिखने से पहले एक बात बता देता हूँ, ये प्रोबेबिलिटी 1 आएगी। ऑब्वियस ही बात है भाई, 4 एस है, तीन पाइल्स में एक एक एस जा चुका है, एक एस बचा है आपके पास, तो यही तो जाएगा, और कहां जाएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 ही निकलेगी। बट कैसे निकलेगी, मैं आपको वो फॉर्मूले वाइज प्रॉपर लिख के दिखाता हूँ। कितना एस बचा जी आपके पास, एक ही एस बचा है, तो बोलो जी 1C1। इतना समझ आया। अच्छा जी, टोटल पत्ते कितने बचे थे, ये देखो 26, 3 आपके पाइल्स ऑलरेडी जा चुकी हैं, एक ही पाइल आपको और बनानी है। और पत्ते कितने बच रहे हैं जी, 13 पत्ते बच रहे हैं, 52 पत्ते थे टोटल। देखो ऐसे बात करो, चलो इतने भी बात नहीं, 26 पत्ते थे ना टोटल, उसमें से 13 जा चुके हैं, तो अब बचे कितने, सिर्फ 13 पत्ते तो बचे हैं। तो 13 में से आपको 13 पिक करने हैं। इतना समझ आया, नहीं समझा तो ऐसे बोलो, सबको छोड़ के इतना बोलो, 3 पाइल आप ऑलरेडी बना चुके हो, तो 13 की 3 पाइल बन चुके हैं, तो 39 पत्ते आप ऑलरेडी हटा चुके हो। 52 में से 39 चले गए, दैट इज 13। तो 13 कार्ड से आपके पास बच रहे हैं, और 13 ही आपको पिक करने हैं। अच्छा जी, अब ऊपर बोलो भाई, 1 एस पिक करना है, बचा कितने हैं, सिर्फ एक एस बचा है, क्योंकि पहले पाइल में एक एस जा चुका है, दूसरी पाइल में एक एस जा चुका है, तीसरी पाइल में एक एस जा चुका है, तो बचा कितना, सिर्फ एक एस बचा है। तो 1C1 ही लेना पड़ेगा आपको, 1 में से 1 ही पिक करना पड़ेगा। अच्छा, अब बचे कितने, देखो 13 में से एक गया 12, तो 12 कार्ड्स में से आपको 12 ही पिक करने हैं, क्योंकि फाइल बनानी थी। तो 1C1 इंटू 12C12 डिवाइडेड बाय 13C13। तो ये मैंने ऑलरेडी बताया था, बनाने आना है, कॉमन सेंस आप समझ चुके थे, क्योंकि तीन फाइल्स में एक एक केस जा चुका, तो चौथी फाइल में तो ऑब्वियसली बात है एक केस आखिरी वाला जो बचा हुआ था। बट स्टिल आप देखो, कैलकुलेटर देखो, 1C1 इज 1, 12C12 इज ऑब्वियसली 1, 13C13 इज ऑलरेडी 1। तो 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1, 1। और ये मैंने आपको बताया था, बनाने आना था। ठीक है जी, तो मेन बात है, आपको ये चीज समझ में आ चुकी है। बस अब आपका काम कुछ भी नहीं है, अब आपको इन सबको मल्टीप्लाई करा के आंसर निकालना है। तो ये चीज तो ऑलरेडी बना चुकी है, इसको मल्टीप्लाई करा के आंसर निकाल लेना। वैसे तो आप कर लोगे, बट स्टिल कोई बात नहीं, अगर आपको लग रहा है पहले तो एक बार आप इसको छोटा करो, फिर मैं कोई बात नहीं कैलकुलेशन भी करा देता हूँ, क्योंकि काफी बच्चों को लगता है कि सर ये तो बड़ा अजीब है, मुश्किल है, कैलकुलेशन नहीं होगी एंड सो ऑन, तो मैं कैलकुलेशन भी करके दिखाता हूँ। ये पहले एक पेज पे जितना है उतना नोट डाउन कर लो, यहाँ तक नोट डाउन कर लो, ठीक है। E4 गिवन, E1 इंटरसेक्शन, E2 इंटरसेक्शन, E3, यहाँ तक जो मेरा हैंड चल रहा है, यहाँ तक आप नोट डाउन कर लो। कर लिया, अब यहाँ से नोट डाउन करना शुरू करो, ये सब नोट डाउन कर लो। कर लिया, अब मैं आपको आंसर निकाल के दिखाता हूँ, छोटा कर देता हूँ और आंसर निकलवाता हूँ, फाइनल आंसर। ठीक है जी, तो देखो भाई, यहाँ करूँ, हाँ जी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये देखो, 4C1 मल्टीप्लाइड बाय ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 में कर रहा हूँ, है ना, 4C1 मल्टीप्लाइड बाय 48C12 डिवाइडेड बाय 52C13 मल्टीप्लाइड बाय E1 हो चुका है, मल्टीप्लाइड E2 गिवन E1 चाहिए, E2 गिवन E1 मैंने ये निकाल रखी है, 3C1 मल्टीप्लाइड बाय 36C12 मल्टीप्लाइड बाय 36C12 डिवाइडेड बाय 39C13। अच्छा जी, उसके बाद फिर E3 गिवन E1 इंटरसेक्शन E2, दैट इज 2C1 इंटू 24C12, मैं एक बार लिख लेता हूँ, 2C1 मल्टीप्लाइड बाय 24C12 डिवाइडेड बाय 26C13। ये आपको वैसे याद भी हो गया होना चाहिए, है ना, क्योंकि 2 जा चुके, तो 2 ऐसी बचे थे, 2 में से एक पिक करना है, और 24 में से 12 पत्ते चूज करने हैं, 26 में से 13 चूज करने हैं, मल्टीप्लाइड बाय 1, ये तो मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ। तो ये क्या होगी भाई, E2 गिवन E1 एंड E3 गिवन E1 एंड E2 है ऑलरेडी हैपेंड। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करवाना है, कोई टेंशन नहीं है, बहुत जल्दी होगा, थोड़ा सा पेशेंस रखोगे तो आपके पास सीधा सीधा आंसर निकलेगा। कराऊं मैं आपको आंसर, देखो मैं यहाँ करके दिखाता हूँ। यहाँ मैं बोलूंगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 48 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना बचा यहाँ से, 36 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 12 फैक्टोरियल। 48 से 12 करना था ना, 48 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल, 48 माइनस 12, तो कितना बचा, 36। हाँ जी, तो ये इतना आ गया है। अच्छा, डिवाइडेड बाय 52C13 था, तो 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 13 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 39 फैक्टोरियल, इतना आ गया। अच्छा जी, आगे मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय, अगर आपको ये सब कैलकुलेशन करनी आती है तो प्लीज आप करके छोड़ सकते हो वीडियो को, मतलब पॉज करके अपने आप कर लेना,
और मेरे साथ आंसर मैच कर लेना, नहीं तो भाई नहीं आती तो मेरे साथ साथ देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा 3 मल्टीप्लाइड बाय 36 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 12 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 36 माइनस 12, कितना आंसर आएगा जी? 4 2 6 है ना, 24 फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय 39 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल 26 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 24 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 26 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल। ये सब लिखना आ रहा होगा भैया ना, मैं टाइम पास नहीं करता, फटाफट से। अब देखो भाई क्या क्या चीजें कटती जाएंगी वो आप देख लो। देखो 39 फैक्टोरियल 39 फैक्टोरियल कैंसल, 26 फैक्टोरियल 26 फैक्टोरियल कैंसल, और देखो भाई और कुछ कट रहा है, 36 फैक्टोरियल 36 फैक्टोरियल कैंसल, 24 फैक्टोरियल 24 फैक्टोरियल कैंसल, और देखो भाई और क्या जा रहा है, कुछ और कुछ नजर आ रहा है आप लोगों को? नहीं नजर आ रहा है ना, तो ठीक है कोई बात नहीं, हम करते हैं और क्या करेंगे, है ना। तो 4 इंटू, मैं ऊपर लिखूं 4 इंटू 48 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 12 फैक्टोरियल 52 फैक्टोरियल, ऊपर बस वो कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, 4 इंटू 48 फैक्टोरियल इंटू 13 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 52 फैक्टोरियल, है ना, मल्टीप्लाई लिख देता हूँ अंदर। अच्छा जी, मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 13 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल। नो डाउट कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है मैं मानता हूँ, बट ईजी है, कुछ नहीं है। 2 इंटू 13 फैक्टोरियल इंटू 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 12 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो भाई अब क्या क्या जाएगा, ये देखो, ये थोड़ा सा आसान में करते, देखो 13 फैक्टोरियल और 12 फैक्टोरियल सीधे कैंसिल होंगे और 13 बचेगा ऊपर, क्योंकि 13 इंटू 12 फैक्टोरियल होता है, तो कट गया। यहां से भी देखो वही चीज आएगी 13, यहां से भी देखो 13, यहां से भी 13। अच्छा जी, अब देखो और क्या बचता है यहाँ से, ये जो था ना 52 फैक्टोरियल और 48 फैक्टोरियल है, तो मैं इसको थोड़ा सा और चेंज कर सकता हूँ, है ना। 52 को क्या लिखोगे, थोड़ा सा पेशेंस है बस, और कुछ नहीं है, पेशेंस आप खोगे तो दिक्कत हो जाएगी। 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49, है ना, 52 फैक्टोरियल था ना ये, तो 49 इंटू 48 फैक्टोरियल होगा। चलो मैं लिख देता हूँ एक बार, 48 फैक्टोरियल, ऊपर क्या बैठा है भाई 4 इंटू 48 फैक्टोरियल इंटू 13 पावर 4 इंटू 3, सीधा मैंने कर दिया 13 पावर 4 इंटू 3। अच्छा एक ये जो 2 बच रहा था वो भी लिख लो, मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। तो देख लो आराम से, 4 इंटू 48 फैक्टोरियल 13 पावर 4 मैंने सीधा लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय, ये चल रहा था 52 फैक्टोरियल को मैंने खोल दिया, 52 51 50 49 और 48 फैक्टोरियल। लो जी 48 फैक्टोरियल गया। अच्छा 13 इंटू 452 होता है, तो 13 की एक पावर कम कर देते हैं हम, 13 पावर 3 कर देते हैं, एक 13 मैंने यहाँ से पकड़ लिया और एक 4 पकड़ लिया, 13 इंटू 4 इज 52, तो 13 एक पकड़ा, यहाँ से एक 4 पकड़ा, 52 सीधा उड़ गया, ठीक है जी। अच्छा और देखो और कुछ समझ में आ रहा है कैंसल आउट होने के लिए, 3 कितने पे जाएगा, 3 1 जा 3 51 जाएगा ना, 17 पे चला जाएगा ना, 17 इंटू 3 51 होता है, ठीक है जी। तो ये भी हमारे पास गया, 3 भी गया। अच्छा 2 ये यहाँ से चला जाएगा 25, ठीक है। तो फाइनली आप मेरे को बताओ क्या आंसर लिखोगे, फाइनली आंसर आएगा 13 पावर 3 डिवाइडेड बाय 17 इंटू 25 इंटू 49, दिस इज माय फाइनल आंसर। इससे ज्यादा कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा भाई, बाकी आपके पास वर्चुअल कैलकुलेटर होगा गेट एग्जाम में, तो आप वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ तक आपको पहुंचना पड़ेगा वर्चुअल कैलकुलेटर से सॉल्व करने के लिए, ऊपर से सीधा नहीं कर सकते थे आप लोग, है ना। ये कैसे करोगे, 48 सी 12 जान निकल जाएगी भाई, बहुत बड़ा नंबर है ये, 48 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 12 फैक्टोरियल और 36 फैक्टोरियल, ये मुश्किल हो जाएगा काम। आई थिंक आप समझ पा रहे हो ना, तो ये इतना नहीं हो पाएगा वर्चुअल कैलकुलेटर से, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी, थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा भी अगर आप में ढंग से पेशेंस होगा, आराम आराम से आप काम करोगे, तो यहाँ तक आप आराम से पहुंच सकते हो, ठीक है। तो फाइनल आंसर 13 पावर 3 17 इंटू 25 इंटू 49, ठीक है, ये हमारा आंसर आया। प्लीज आगे आप अपने आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, छोटा कर देता हूँ, है ना, आप लोग आराम से इसको नोट डाउन कर लो। क्लियर, थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा क्या, एक स्क्रीन पे नहीं आ रहा, चलो ठीक है, यहाँ तक एक बार आप नोट डाउन कर लो, ठीक है, यहाँ तक कर लो, और ये जो लास्ट आंसर था ये भी आई थिंक विजिबल हो रहा होगा आप लोगों को।
कोशिश कर रहा हूँ मैं एक स्क्रीन पे आ जाए। आ गया शायद, है ना? थोड़ा बहुत, चलो कोई बात नहीं। लो मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ा बड़ा करता हूँ और आराम से आप नोट डाउन करो, है ना? क्योंकि छोटा छोटा करोगे तो दिक्कत होगी। यहाँ तक कर लो भाई नोट डाउन, इतना तक। ठीक है, इतना नोट डाउन कर लिया। अब यहाँ से आगे ये लो, ये आप आराम से नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो थिंक क्लियर हो गया सबको। डेट्स इट। यहाँ पे हमारे मल्टीप्लीकेशन थ्योरम एकदम कंप्लीट हो चुकी है। 7 to 8 लगभग मैंने क्वेश्चंस कराए हैं। जैसे मैंने आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कहा था, बिल्कुल यहाँ पे भी वही बात बोलूंगा। वहां पे मैंने 11 क्वेश्चंस कराए थे, यहाँ पे मैंने अराउंड 7-8 क्वेश्चंस कराए हैं। इनको ढंग से आप मीनिंगफुली एक बार कर लो। रटना कुछ भी नहीं है, प्लीज बार बार समझाता हूँ। गेट में रट के जानता हूँ बिल्कुल क्राइम है, रटना कुछ नहीं है। आराम से इनको मीनिंगफुली समझ लो। गेट के क्वेश्चंस एकदम केक वॉक हो जाएंगे। वो तो आपको पता है भी, पहले भी आप लोग मेरे को कमेंट करके बताते हो कि सर एक बार आपसे कोई सब्जेक्ट पढ़ लें, उसके बाद तो केक वॉक की तरह लगता है, सारा कुछ बहुत इजीली सारा सॉल्व होता चला जाता है। गेट के क्वेश्चन तो नॉवल की जैसे, नॉवल पढ़ते हो ना, बस पढ़ते समझ में आते जैसे नॉवल, ऐसे यहाँ पे होगा। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे गेट एग्जाम का, पढ़ते सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर निकालेंगे, 1% की भी दिक्कत नहीं आएगी। द ओनली थिंग इज, जितने मैंने क्वेश्चंस कराए उनको मीनिंगफुली ढंग से एक बार पढ़ लो और उनको समझ के कर लो, बस दैट्स इट। दिस इज मोर देन सफिशिएंट। इसके ऊपर आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मल्टीप्लीकेशन हमारी कंप्लीट है। थैंक यू।